सुनिए आप लोगों के सवाल क्या क्या हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व में अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अपेक्षा अधिक असंगति होगी, कैसे? नोट्स में लिखा है। यह संज्ञानात्मक असंगति में होगा, अभी आज पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभिवृत्ति के तीनों पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? नोट्स में भावनात्मक पक्ष को बताया गया है। वो इसलिए बताया गया कि बिहेवियर तो होगा या नहीं होगा भरोसा नहीं है, केवल संज्ञान से बात बनती नहीं है, संज्ञान से केवल राय बनती है, विश्वास बनता है। एटीट्यूड बनने की शर्त है कि विश्वास के साथ इमोशन का कंटेंट होना चाहिए। इसलिए कुछ लोग मानते हैं, जो आपको ध्यान होगा एटीट्यूड की जो पहली परिभाषा थी उसमें केवल इतना ही था, किसी विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन को हमेशा से सेंट्रल माना गया है। तो आप कह सकते हैं कि इमोशन वाला बिंदु केंद्र में है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों के संदर्भ में अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध पुनः स्पष्ट कर दें। मतलब ऐसा कुछ खास सिद्धांत इसमें नहीं है जो अलग से बताया हो। सामान्य सी बात थी कि जो बहिर्मुखी व्यक्ति है, अगर वो मतलब बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंट है, डोमिनेंट है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, उसमें असंगति कम आएगी, इस सेंस में कम आएगी। और दूसरी सेंस में देखें तो उसमें असंगति ज्यादा भी आ सकती है। क्यों? बहिर्मुखी व्यक्ति हाँकता बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हमेशा कुछ बोल दिया, बोलने में वैसा कर पाता नहीं है, तो उसके केस में ये खतरा ज्यादा है कि कुछ बोल दिया था और वैसा किया नहीं, इसलिए असंगति ज्यादा आ गई। अंतर्मुखी व्यक्ति क्योंकि बोलता ही नहीं है, दावे ही नहीं करता है, तो असंगति दिखे समाज में इसकी संभावना कम हो जाती है। तो मुझे नहीं पता कि नोट्स में कैसा वाक्य लिखा हुआ है, दोनों बात समझ लीजिए। अगर बहिर्मुखी व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से भरा है, कॉन्फिडेंट है, एग्रेसिव है, तो ज्यादा संभावना है कि उसमें अंतर्विरोध कम आएगा। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति क्योंकि बोलते बहुत ज्यादा हैं और बोलते बोलते कई बातें हाँकने के चक्कर में ज्यादा बोल देते हैं, जितना वो नहीं कर सकते। अब जब इतना बोल दिया और बाद में उतना कर नहीं पाए, तो फिर कोई कह सकता है कि इसके अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर्विरोध है या अंतराल है। ये सेंस हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीपर इफेक्ट? कांट हेल्प टू चेंज एटीट्यूड और परसुएशन। स्लीपर इफेक्ट अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूं तो ये होता है कि मतलब परसुएशन में कहते हैं कि यदि आपने किसी को सिखा भी दिया तो भी कुछ ही दिनों में वो चीज गायब हो जाएगी। इसलिए जरूरी होता है कि उसको बीच बीच में रिपीट करते रहें। अगर लगातार रिपीट करते रहेंगे तो परसुएशन स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपने एक बार करके छोड़ दिया तो धीमे धीमे वो कम हो जाएगा। कल आपने परसुएशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें डर या हिंसा का अभाव होना चाहिए। पहली बात तो मैंने ऐसे कहा नहीं था, ठीक है? अब आगे सुनो। इसके पश्चात आपने परसुएडर के गुण बताते वक्त डर का उल्लेख किया कि डर से परसुएशन प्रभावी होता है। कृपया इस व्यथा को दूर करें। तीसरी बात, ये व्यथा भी नहीं है, ये जिज्ञासा है या संदेह है, व्यथा नहीं है, ठीक है? और जो मैंने नहीं कहा था, मुझसे ऐसा मत करो कि आपने ऐसा कहा। परसुएशन में मैंने ये नहीं कहा कि डर और हिंसा इसमें ना हो। ये सही बात है कि किसी को डरा के धमका के आप अपनी बात मनवाएंगे तो वो परसुएशन नहीं है। परसुएशन का मतलब है किसी के मन को तैयार करना कि वो वही करे जो आप चाहते हैं। इस सेंस में पहली बात सही है, हालांकि मैंने कही नहीं थी, ये बात आई नहीं थी, पर बात सही है कि परसुएड करने की प्रक्रिया में आप किसी को डरा धमका के करेंगे तो परसुएशन नहीं होगा, वो तो धमकाने की बात होगी ना। लेकिन अगर इसको सही मान के चलें तो भी, जब मैंने सेकंड टाइम ये कहा कि डर की भूमिका ज्यादा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को इस तरह से समझाओ कि उसके मन में ये भावना पैदा हो जाए कि यदि वो इस बात को नहीं समझा तो उसके जीवन की स्थितियां खराब हो सकती हैं, ये भय पैदा हो। और फिर उस भय के समाधान के रूप में आप वो समाधान पेश कर दीजिए जो दरअसल आप उसको समझाना चाह रहे हैं। तो भयभीत नहीं करना है, हिंसा का भय नहीं देना है। ये भय कि यदि तुमने अपने इस अभिवृत्ति को नहीं बदला तो तुम्हारे जीवन में क्या नुकसान आ सकते हैं, इस तरह से उसके मन में भय का इमोशन पैदा करना है, भयभीत नहीं करना है। जैसे वही है कि पति नहीं मिल रहा, आवाज नहीं मिल रहा, बैठा हुआ मुंडी ऐसे करके, उसके मन में खौफ आ गया कि पति मर तो नहीं गया और जिंदा है। और फिर उस खौफ, अच्छा वो देख के ना हर महिला को लगता होगा कि तो मेरे साथ भी हो सकता है कभी। और तब ये इमोशन जब पैदा हो गया, फिर समाधान, अगर पति मर जाएगा तो उसके बाद चलो बाकी सब अपनी जगह है, इमोशन खत्म हो गया, अपनी जगह है, एक अच्छा संबंध खत्म हो, अच्छी जगह है। लेकिन जो बच्चे वो तो पालने ही है, खर्चे तो करने ही है, तो कम से कम वो तो व्यवस्था रहे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये परसुएशन है। एक डर का भाव पैदा किया, फिर उस भाव के समाधान के रूप में एक समाधान दे दिया, वहां से परसुएशन पूरा हो जाता है। कृपया समझाएं, एक है ब्रेन वॉशिंग, एक है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ब्रेन वॉश का मतलब होता है किसी के दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके उसको एकदम रिवर्स तरीके से मोड़ देना। रिवर्स जरूरी नहीं, मतलब आमूलचूल परिवर्तन कर देना, ब्रेन वॉश का ये मतलब है। हाँ, जैसे आतंकवादियों के संदर्भ में कहते हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है। परसुएशन छोटी चीज है, ब्रेन वॉश मतलब परसुएशन जब अनलिमिटेड मात्रा में हो, अनकंट्रोल तरीके से हो, तो उसको हम कहेंगे ब्रेन वॉश कर दिया है। तो ब्रेन वॉश में क्वांटिटी, इंटेंसिटी ज्यादा है परसुएशन की तुलना में, और व्यक्ति का अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता है, उसका ब्रेन कंट्रोल हो गया किसी और व्यक्ति के द्वारा, वो भाव आता है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर इन्वेस्टमेंट काउंट कर लेते हैं
टाइम की इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं, पैसे की इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं, हर चीज़ काउंट करते हैं, यहाँ तक कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काउंट कर लेते हैं कि मैंने बीटेक किया था, बीटेक के बाद 1 साल तैयारी की, अगर 1 साल के बाद आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तैयारी में जो मैंने 1 साल किराया खर्च किया, पढ़ाई पे खर्च किया, वो सब तो है ही, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि अगर मैं उस 1 साल में नौकरी कर रहा होता तो वेतन कितना मिलता और प्रमोशन कितनी होती, उसका भी काउंट करके बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है। तब भी सही है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा होता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आपने कितनी इमोशनल लाइफ को निवेश किया कहीं पर, 2 सेंस में आ सकता है। एक, आपने किसी से दोस्ती की, प्रेम किया और आपने इमोशंस के लेवल पे अपना समय, ऊर्जा, भावनाएं उस पर खर्च किए और बाद में मान लीजिए वो संबंध टूट गया या कोई दुख हुआ, धोखा हुआ, केवल वो इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करता कि मेरा खर्चा इतना हुआ। इन्वेस्टमेंट ये भी होती है कि मेरा जो इमोशनल पर्सनैलिटी है उसको नुकसान कितना हुआ। इसका रिवर्स मतलब भी होता है। आईएएस बनने के लिए आप लोग जब यहाँ रहते हैं तो आप लगभग कोशिश करते होंगे कि अपने सारे इमोशनल रिलेशंस को दबा के रखें, पोस्टपोन करते रहें। दोस्तों के फोन आते होंगे, आप अवॉइड करते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, जबकि मन तो करता ही होगा मिलने का। ये भी एक सेंस में इमोशनल इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ताकि जीवन में सफल हो जाएं। तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही रहना, उस अपॉर्चुनिटी की कीमत तो वहाँ पर भी है। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट का व्यावहारिक मतलब है कि आपने कहीं अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया एक अच्छे संबंध को डेवलप करने के लिए, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको लगता है कि ये एक नुकसान हो गया आपका। एक ये अच्छा सवाल है, देखिए, ये कह रहे हैं स्त्री का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह स्त्री है या उसने जन्म दिया, तो फिर बड़ों का सम्मान, उनका बड़ा होना भी तो स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस प्रकार स्त्री का बच्चे को जन्म देना। मायावती जी एक दलित स्त्री हैं, आपने कहा आप उनका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वह एक दलित समाज से हैं जो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से वंचित है, वर्षों से शोषण का शिकार रहा। इस नजरिए से देखें तो स्त्री भी इसी वर्ग में शामिल है, तो एक स्त्री का स्त्री के रूप में सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब स्त्री का स्त्री के रूप में सम्मान करने में क्या दिक्कत है ना? पुरुष का पुरुष के रूप में, और किसी का भी उसी रूप में सम्मान करने में क्या समस्या है? वो सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन स्त्री को विशेष सम्मान इसलिए मिले कि वो स्त्री है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे जब मैंने कहा मायावती जी को लेकर, तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो दलित स्त्री है इसलिए सम्मान करता हूँ। वो दलित स्त्री हैं, उन परिस्थितियों में होने के बावजूद अपने बलबूते एक मुकाम हासिल करती हैं, इस बात पे उनका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान का संबंध तो बेसिकली इस बात से है कि उन्होंने कैसे साबित किया अपने आप को, कैसे मेहनत की, कैसे आगे बढ़े, उस सेंस में है। मतलब एक पॉइंट आता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ इसलिए कि महिलाएं हैं, ये एक थोड़ा सा ज्यादा है, और शायद महिलाएं चाहेंगे भी नहीं कि बिना बात के सम्मान करें, बस अपमान करना बंद कर दें उतना काफी है। सम्मान एक्स्ट्रा करने की जरूरत शायद नहीं होती है, एक ह्यूमन मतलब एलिमेंट रहे उतना काफी। अब आप ये बताएं कि कल हम फाइनली कहाँ रुके थे? आपके नोट्स? अच्छा ठीक है, परसुएशन की अप्रोचेस चल रही थी, उसमें अर्ली अप्रोच हो गई थी, ठीक है। और अब हमें थोड़ा सा सिस्टमैटिक और उस पर मैंने कॉग्निटिव अप्रोच पे जाना है, ठीक है। चलिए, तो परसुएशन की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या अर्ली अप्रोच है, उसके तहत आपने ये देखा कि 4 चीजों पर बल सबसे ज्यादा होता है, और यदि क्रम से बताना हो तो सबसे पहली चीज क्या है? हु, यानी कि कौन परसुएट करेगा, यानी कि परसुएडर कौन होगा, उसके क्या क्या गुण हैं आपको पता ही है। उसके बाद व्हाट, यानी कि क्या कंटेंट क्या होगा। उसके बाद हुम, किसे परसुएट करेगा, कौन इस लायक है कि परसुएट करे। ये भी होता है ना कि आप परसुएट किसको कर रहे हैं, जैसे सड़क पे जा रही गाड़ी से सामने गाय आ गई तो आप बाहर के गाय को समझा रहे, देखो बाई तरफ चला करो, दाई तरफ मत चलो, बीच में मत, इससे बढ़िया साइड से निकल जाओ। क्यों परसुएट करेंगे? तो परसुएट करने में ऊर्जा खर्च होती है, पहले देख लीजिए किसको करना है, कहाँ अपनी ऊर्जा का निवेश नहीं करना है, देखना चाहिए इंसान को, ठीक है। मैंने 1-2 पीस देखे सही रास्ते में गाय को समझा रही है कि भाई तुम थोड़ा बाई तरफ चलो, मुझे लगा कि इसको पढ़नी चाहिए सोशल साइकोलॉजी ताकि समझे कि अपनी ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं। चौथा क्या है? विच मीडियम, किस माध्यम से, और माध्यम में जो कल मोटी मोटी बात हुई, 1 to 1 ज्यादा अच्छा है, 1 to many और ज्यादा अच्छा है, और ग्रुप प्रोसेस ज्यादा अच्छा है इंडिविजुअल के बजाय, एक्टिव जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा अच्छा है। ये 3-4 बेसिक बातें हैं, आपको पता ही है। चलिए देखो, परसुएडर अच्छा हो तब ऐसा करना है, अगर परसुएडर अंदर अंदर कांप रहा हो और उसे ये पता हो कि मुझसे 4 सवाल पूछे जाएंगे तो मैं ढह जाऊंगा, तो इंटरेक्टिव करना चाहिए कि वन वे ठीक है, तब वन वे ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपने ज्यादा हीरो बन के बोला कि पूछो सवाल, और सवाल ऐसा है कि बता ही नहीं पा रहे, तो जो संचित प्रभाव था उसको लुप्त होने में 1 मिनट लगता है सिर्फ। तो अगर परसुएडर अपने विषय में, अपने एरिया में एक्सपर्ट है और उसको भरोसा है कि वो किसी भी सवाल को हैंडल कर लेगा बाय हुक और बाय क्रुक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके पास बहुत अच्छा जवाब ना हो, लेकिन बहुत अच्छा जवाब न होने पर भी हो सकता है कि उसकी हैंडलिंग ऐसी हो कि ऑडियंस इस बात से कन्विंस हो कि हाँ ठीक से हैंडल हो गया। इसका रिवर्स भी हो सकता है, दूसरा परसुएडर जवाब उसके पास अच्छा है, उसके बाद भी वो कन्विंस नहीं कर पा रहा जबकि जवाब उसके पास ज्यादा अच्छा है। तो दोनों बातें मैटर करती हैं, उसका कम्युनिकेशन, उसका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ इंटरेक्शन, साथ में कंटेंट को लेकर कितना वो रिच है, कितना एक्सपर्ट है, वो सब बातें मिलकर तय होती हैं। अब 1990s के बाद से मुख्य रूप से कहा गया कि अब प्रोसेस चेंज करते हैं रिसर्च का, और तब ये हुआ कि परसुएशन के कॉग्निटिव अप्रोच पर काम करेंगे, और जो पहले वाली अप्रोच थी उसका बहुत फायदा हुआ। बाजार की दुनिया में, विज्ञापनों की दुनिया में इतना फायदा हुआ कि लगभग सारी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब ने इन रिसर्चर्स को बेस बनाकर, बल्कि उन्होंने अपनी टीम्स बनाई, जो मनोवैज्ञानिक लोगों की टीम हायर की, अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करवाई ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें अपने विज्ञापनों में, और विज्ञापन बने भी उस तरह के। अब मनोविज्ञान और आगे बढ़ गया, ये सब तो हो गया, इसमें कुछ करने को बचा नहीं था। उसमें था हु, व्हाट और हुम, मीडियम। कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब सिर्फ इतना है कि जो प्रक्रिया हाउ पर केंद्रित हो, और यह हाउ से मतलब यह है
मतलब अब देखिए अगला स्तर आ गया है। अगला स्तर ये है कि जब हम किसी को परसुएट करेंगे उस समय हमारे ऑडियंस का दिमाग हमारे परसुएसिव मैसेज को किस तरह से एक्सेप्ट करता है, ये समझने के लिए अपने ऑडियंस के दिमाग को स्टडी करना है। हाउ का मतलब है हाउ डज द ऑडियंस परसीव द मैसेजेस सेंट बाय द परसुएडर। एक परसुएडर यानी कि उसके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को कोई व्यक्ति कैसे प्रत्यक्ष करता है, कैसे देखता है, कैसे समझता है। तो श्रोताओं के समझने की प्रक्रिया, तो जो श्रोताओं के समझने की प्रक्रिया है, जब इसमें रिसर्च केंद्रित हो गई तो कहा गया कि अब ये हो गया है कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी ऑडियंस के कॉग्निटिव जो फैकल्टीज हैं वो परसुएशन के समय किस तरह से काम करती हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। इतनी सी बात है। और इसी बात को कहते हैं कि इन लोगों ने रिसर्च करने के बाद पाया कि जो ऑडियंस है वो दो तरह के थिंकिंग प्रोसेस में या दो तरह के परसेप्शन प्रोसेस में, समझने की प्रक्रिया में शामिल होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उनमें से एक प्रोसेस का नाम है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग। और सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग को हिंदी में आप व्यवस्थित संसाधन लिख सकते हैं। ज्यादा अच्छा है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग ही लिखें, परीक्षा को भी सुविधा रहती है अंग्रेजी के 4 शब्द देके, उसको दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा शब्द है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक को तो हिंदी में करना बड़ा मुश्किल है, हालांकि आपके नोट्स में अनायास संसाधन लिखा हुआ है, यानी जिससे मैं बहुत कॉन्शियस नहीं है, चीजें अपने आप हो रही हैं, उस सेंस में अनायास संसाधन कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत है नहीं। इन दोनों का अंतर आप जानते हैं अच्छे तरीके से। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई आपको परसुएट कर रहा हो और आप एक शब्द में कहना, जब आप चौकन्ने होकर सुन रहे हो, चौकन्ना श्रोता। ठीक है, बात लिख के मत आना समझने के लिए। जब श्रोता चौकन्ना हो जाए, चौकन्ना पता कैसे बना, 4 कान वाला चौकन्ना, जैसे चौपाया 4 पैर वाला, जैसे चौधरी नहीं वहां नहीं लगेगा, ठीक है। चौपट वहां भी नहीं लगेगा, चौराहा वहां लग जाएगा, चौपाई 4 पाई वाली, 4 राहें चौराहा, इसी प्रकार से है चौका, चौका, हाँ ठीक बात है। यहाँ 4 बार का होता है, उसको चौका कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसे ही चौकन्ना मतलब 2 कान तो हैं। ये व्यक्ति सब इतना कॉन्शियस है कि 4 कान के बराबर सुन रहा है। जब बोलते दीवारों के भी कान होते हैं तो 2 कान ये वाले होते हैं, 2 तो हैं, ये 2 दीवारों के हो गए, मिला के 4 हो गए, तो हो गया चौकन्ना। यानी कि बहुत कॉन्शियस, बहुत सजग। और ऑडियंस सजग कब होता है, कैसे होता है, इस पर इन्होंने रिसर्च की। और दूसरी प्रोसेसिंग है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग को हिंदी में हमने जैसे कहा कि अनायास संसाधन है, और इसका मतलब है कि जिस समय ऑडियंस सहज होता है, वहां आप सजग शब्द लिख सकते हैं, जो परीक्षा में लिखने के लायक ठीक शब्द है, सजग श्रोता। श्रोता बहुत सजग है। पर हमेशा ध्यान रखना कि परसुएडर के लिए हमेशा वही श्रोता अच्छा है जो सजग ना हो, सहज हो, अनायास हो। तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग का सिंपल तरीका होता है शॉर्टकट्स। कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा बहुत सारी बचा लेता है और व्यक्ति अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा इसी में गुजारना चाहता है। अब रिसर्च केवल इस बिंदु पर आकर रुकी कि व्यक्ति सामान्यतः और किन परिस्थितियों में कौन सी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, ताकि उसका ध्यान रख के हम उसे परसुएट कर सके। जैसे आप लोग घर में बात करेंगे पेरेंट्स से, आप देखेंगे जैसे ही हल्का सा हिंट होगा, पेरेंट्स किस में चले जाएंगे, सिस्टमेटिक में। आपने जैसे ही कुछ हिंट दिया, वो यहां से पहुंच जाएंगे वहां पर तुरंत। और उसके बाद आप कितने पापड़ बेल लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब भी परसुएट करना है, पहली कंडीशन क्या है, वो इस माइंडसेट में होने चाहिए। और ये बात केवल पेरेंट्स के लिए नहीं, किसी के लिए भी होती है, कहीं भी होती है, ठीक है। तो पहली शर्त है कि प्रोसेसिंग ये वाली हो, तो लाइट मूड में हो, हल्के मूड में हो। तो अब जो निष्कर्ष इसके हैं वो 2-3 निष्कर्ष हैं। पहली बात यह है कि व्यक्ति चाहता है, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम काम निकल जाए, यही चाहते हैं ना। अगर आपको ये पता लग जाए कि कुल 300 पेज पढ़ के आईएएस बना जा सकता है और 800 पेज बन के भी पढ़ा जा सकता है, तो कितने पेज पढ़ना चाहेंगे, 300, सीधी सी बात है। हालांकि आप 3 में नहीं पढ़े, ठीक से अलग बात है, लेकिन आप उसके इसमें चाहेंगे 300 इज बेटर देन 800 कि उतना ही पढ़ के काम चला लेते, यही चाहेंगे ना। न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लाभ, ये हर व्यक्ति करना चाहता है, ये उसके मनोविज्ञान का सामान्य हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मनुष्य को मौका मिले तो वो अधिकतम कोशिश करता है कि ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में ही चलता रहे। उसको बड़ा सुकून मिलता है, टेंशन नहीं होती, मस्त रहता है। अगर आपने कुछ मस्त मौला किस्म के लोग देखे हो तो उनकी विशेषता सिर्फ इतनी कि उनकी प्रोसेसिंग का ज्यादा हिस्सा ह्यूरिस्टिक रहता है। आप कुछ भी उनको कहेंगे, परेशानी नहीं होते हैं। आप कहेंगे भाई साहब पता लगा घर में आग लग गई है, क्या बोले, तैनू की, मतलब कुछ था, कुछ भाव था, मैनू की तैनू की है ना, उसके बाद सानू की है ना। ये वाले जो लोग होते हैं ना, मैनू की तैनू की सानू की, सब ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, मस्त रहो यार, ठीक है। कोई कह रहे तुम्हारे साथ ये होने वाला, ठीक है यार, ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो इस मूड में रहते हैं उनको तनाव कभी नहीं होता, ना डिप्रेशन, ना एंग्जाइटी, ना बीपी, ना कुछ और। उनके आसपास सबको बीपी हो जाता है, क्योंकि ये लोग सबको तबाह किए रहते हैं। लोग इनको टेंशन दिए जा रहे हैं, वो नहीं दे रहे टेंशन। कोई आपको बार बार टेंशन दे, मैं जान दे दूंगी, मैं जान दे दूंगा, और आप यार ठीक है यार, आप देखो यार, जान तो भगवान के हाथ में है। अगर भगवान ने लिखा हुआ तुम्हारा टाइम आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, और तुम्हारा टाइम नहीं आया तो तुम दे के दिखा दो जान। जो भी होगा अंत में होना वही है जो ऊपर वाला तय करता है। मेरी क्या लीला इसमें, ऊपर वाला देखेगा साहब। इस व्यक्ति को क्या परेशान करेगा, मस्त आदमी है। तो कौन सी प्रोसेसिंग में रहता है आदमी, ह्यूरिस्टिक में रहता है, सिस्टमैटिक में जाता ही नहीं है, समझ नहीं करता जाने का। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में आदमी तभी जाएगा जब उसके सामने 2 चीजें हों। तो जो दूसरी बात है वो ये
कि कोई व्यक्ति सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में क्यों जाता है। और ह्यूरिस्टिक का मतलब शॉर्टकट्स, मेरे पापा कहते थे, मेरी नानी कहती थी, धर्म ग्रंथ में कहा है, गीता में लिखा है, तुलसी जी ने कहा है, कबीरदास ने कहा है, और मेरे मोहल्ले के अंकल जी कहते थे। इस माइंडसेट पर अगर आप रहेंगे तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में आमतौर पर क्या होगा, धर्म ग्रंथ होगा। दोस्तों की भाषा कैसी होती है, दोस्त कह रहा है कि चल खाते हैं कुछ, आपने पूछा भाई वेज है ना, अरे हाँ वेज है, पक्का, भरोसा नहीं दोस्त पे, अरे यार ऐसी बात कर दी, ले खा लिया। एक आखिरी वाक्य, दोस्त पे भरोसा नहीं तुझे, इसके बाद आप प्रमाण मांगेंगे, खत्म हो गया। उसके बाद वो मुर्गा हो, बकरा हो, कुछ भी हो, उसके बाद वो शाकाहारी ही माना जाएगा उसके बाद, क्योंकि दोस्त ने ऐसी बात कह दी है। तो दोस्त ने कहा है, प्रमाण है ना। तो परसुएशन में अंतिम सवाल हमारे सामने ये है कि कोई व्यक्ति किन परिस्थितियों में सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाता है, और उसी से हम समझ जाएंगे कि वहां जाने से कैसे उसको रोकना है। ठीक, तो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में कोई व्यक्ति कब जाएगा, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग कब और क्यों होती है, क्योंकि आपको पहले ध्यान रखना है कि आमतौर पर व्यक्ति की इच्छा ये है कि वो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से काम चला ले। तो प्रश्न उठता है कि सिस्टमैटिक में वो क्यों जाना चाहेगा। इसके दो कारण होते हैं, दो स्थितियां होंगी, दोनों स्थितियां होंगी तो वो जाएगा, अगर दो में से एक भी स्थिति नहीं है तो वो नहीं जाएगा। एक चीज है कि उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और दूसरी चीज है कि उसके पास ऐसा करने की प्रेरणा होनी चाहिए। तो अब जल्दी से बताएं कि प्रेरणा के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या आना चाहिए, मोटिवेशन। वैसे मोटिवेशन के लिए सही शब्द होता है अभिप्रेरण, लेकिन चलता है मोटिवेशन। और क्षमता के लिए कैपेसिटी। ठीक, वही व्यक्ति सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में शिफ्ट होगा जिसके पास दोनों चीजें होंगी, क्षमता और प्रेरणा, कैपेसिटी और मोटिवेशन। कैसे, पहले कैपेसिटी देखें। कैपेसिटी दो मामलों में होनी चाहिए। एक तो उसके पास टाइम होना चाहिए, अगर टाइम है तो जाएगा, टाइम नहीं है तो नहीं जाएगा। अब इसका सही समझने का तरीका ये कि आप मुझे ये बताएं, क्या कोई ऐसी चीज दुनिया में है जिसको ठीक से स्टडी करना चाहते हैं किंतु नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता आपको। मेरे ख्याल से आप सबके जीवन में कम से कम एक चीज ऐसी जरूर होगी, है ना। कोई ऐसी इच्छा, जैसे मेरी इच्छा करती है कि मैं अमेरिका की, जापान की, ईरान की कम से कम 300-400 बढ़िया फिल्में देखूं जो दुनिया भर में अच्छी फिल्में बनी आज तक, तो टाइम नहीं मिलता, एक भी नहीं देख पाता हूं। इच्छा बहुत करती है लेकिन कैपेसिटी नहीं है, टाइम नहीं है। तो टाइम ना होने की वजह से मैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाना चाहने के बाद भी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जिसके पास टाइम होगा और यदि उसकी इच्छा पहले से है तो वो कर लेगा, टाइम नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो मैंने बताया, आप लोग बताएं कोई एक ऐसा एरिया जिस पर आप चाहते हैं कि टाइम अगर होता तो ठीक से उसको स्टडी करते, पर कर नहीं पा रहे। हाँ, रनिंग करना, देखिए करें कि मैं रनिंग करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक बात है, उसी में एक्सपर्टीज करना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने हॉबीज नहीं पूछी आप लोगों की, मैंने ये पूछा था, आपने समझ लिया कि मैं हॉबीज पूछ रहा हूँ आप लोगों की। मैं ऐसा एरिया पूछ रहा हूँ जहाँ आपको ठीक से रिसर्च करनी थी, दिमाग लगाना था। दौड़ने में और ट्रैवल करने में कितना दिमाग लगाएंगे। देखिए ये कुछ बात हुई कि नंबर सिस्टम पे रिसर्च करना था लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये कुछ बात हुई। तो स्लम्स पे रिसर्च करना है, प्रॉब्लम्स पे रिसर्च करना है और समाधान करना है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। ठीक, हाँ, तेंदुआ उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। हाँ, डेजा वू बोलना चाह रहे हो, अरे तेंदुआ काहे बोल रहे हो भाई, स्पेलिंग यही होगी शायद मेरे ख्याल से डेजा वू की, है ना, यही स्पेलिंग होती है डेजा वू। डेजा वू का मतलब क्या होता है, बैठो बैठो बैठो। डेजा वू का मतलब है कुछ ऐसी अनुभूतियां जिनसे आपको, जैसे अभी कल ही मुझे एक व्यक्ति ने डेजा वू का जिक्र किया। डेजा वू का सिंपल तरीका है कि आपको कभी कभी ऐसा लगे कुछ देख के कि आप इसको पहले देख चुके हैं, ऐसा होता होगा ना आपके साथ, तो वो डेजा वू का सबसे सामान्य रूप है। कुछ लोगों को थोड़ा सीवियर लेवल पे होता है, जो हमें तो क्या होता है कि कुछ देखते हुए लगता है कि पहले देखा हुआ है, कुछ लोग पहले से बता ही देते हैं कि ऐसा होने वाला है, और उनमें से कुछ लोग बहुत बेचारे हैं, वो लोग खुश नहीं है, वो दुखी लोग हैं, उनको लगभग सटीक रूप में 2, 3, 4, 10 दिन पहले चीजें दिख जाती हैं, विशेष रूप से थोड़ी दुर्घटनाएं टाइप की चीजें, और इतना एक्यूरेसी के साथ दिखती हैं कि वो उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये डेजा वू, उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। अभी ऐसा होता है कभी आपको, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी उम्र क्या आपकी, 74 उम्र है, 24, अच्छा चलिए 24 है, मैं घबरा गया था। तो अभी इसमें यह भी है कि डेजा वू इस उम्र में ज्यादा रहता है, जब आप 30-20 के आसपास आएंगे धीरे धीरे चीजें कम हो जाएंगी, और 30-35-40 होते होते डेजा वू खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जिंदगी में बोझ इतनी आ जाती है कि डेजा वू ना बंद हो जाता है उसके बाद। चलिए दूसरा, एक तो हो गया टाइम, दूसरी क्षमता चाहिए नॉलेज। अब आप बताइए कि कोई ऐसा एरिया जिस पर आपका बड़ा मन करता है कि काश आप रिसर्च कर पाते, पर दिमाग काम नहीं करता, वहां जाके आपका काम ही नहीं करता है। जैसे मेडिकल साइंस को लेकर मेरी अनुभूति वैसी रहती है, कोई डॉक्टर के सामने ठीक उस रूप में बैठना पड़ता है जैसे कोई निरक्षर व्यक्ति बैठा हो। अगर डॉक्टर कुछ भी कह दे कि भाई, उनसे पूछो कि हमें क्या हो गया है, हम क्या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो इतना घर तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर कोई गांव का आदमी हो, ना पढ़ा लिखा आदमी हो, डॉक्टर बोले तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया है, मान लीजिए ऐसा बोल दे, वो बेचारा क्या कर लेगा उसके बाद, घबरा जाएगा, बहुत लंबा हुआ है जो भी हुआ बड़ा लंबा हुआ है। उसे क्या करना है, 8-10 भारी भरकम शब्द बोल देने हैं,
है ना, तुम्हें तो जिनजांथ्रोपस हो गया है, तुम्हें तो निएंडरथैल हो गया है, कुछ ऐसे बोल देना है। और जितने भारी शब्द आप बोलेंगे उस बेचारे की पुतलियाँ उतनी फैल जाएंगी। और फिर आप कहेंगे इसके लिए तुम्हें 3 सफेद गोली 4 पीली गोली खानी होंगी, 2 डब्बा खोलेंगे 3-4 गोलियां देखी, रोजे खाते रहो ठीक हो जाओगे। अब वहां आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी नॉलेज नहीं है ना। तो जिस एरिया में आपके पास नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है या दोनों नहीं है, वहां तो आप चाह कर भी सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जा नहीं सकते। ये तो पहली बात हो गई। तो पहली शर्त है दोनों कैपेसिटीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि कैपेसिटी है लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि आप हर चीज में रिसर्च करते रहेंगे, मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। जैसे ऐसे कई एरियाज होंगे जहां रिसर्च करने के लिए आपके पास टाइम भी होगा, नॉलेज भी होगी, पर मन नहीं करता होगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे करने का रत्ती भर मन नहीं करता उनका? हाथ खड़ा करें, देखो लाइन से बैठे हुए हैं, इंजीनियर हैं और मन नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने इंजीनियरिंग की। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा ग्रेजुएशन का विषय चुनता है तो वो कहाँ सुन रहा होता है? उसके पेरेंट्स सुन रहे होते हैं, उसको लतिया के भेजा जाता है कि वहाँ जाओ। हाँ, और फिर उसको 4 साल घिसटने के बाद समझ में आता है कहाँ 4 साल खराब कर दिए, कुछ और कायदे का पढ़ा होता। जो विटगेन्स्टीन को बर्टन रसेल ने कहा था, इफ यू आर ए कंप्लीट इडियट गो फॉर इंजीनियरिंग, बट मैंने बताया था आपको, बट इफ यू थिंक आई हैव सम सेंसेस प्लीज एडवाइस मी, आई विल स्टडी फिलॉसफी। ये विटगेन्स्टीन ने रसेल से कहा और रसेल ने कहा कि नहीं तुम फिलॉसफी पढ़ो, समझदार आदमी हो, फिलॉसफी पढ़ो, ऐसा उसको लगता था। तो तीनों बातें समझ ली। कभी कभी हमारे पास टाइम भी है, नॉलेज भी है, पर मन ही नहीं है। इसकी 2 चीजें ये हैं। फिर मन, आपका मन कहाँ करेगा? सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में हम कहाँ जाएंगे? इसके 4 कारण हो सकते हैं। इन 4 में से कोई एक, ज्यादा हो तो भी ठीक है, कम से कम एक, ये दोनों चाहिए। 4 में से एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है एक्यूरेसी मोटिवेशन, सटीकता अभिप्रेरण, या एक्यूरेसी मोटिवेशन हो सकता है। एक्यूरेसी मोटिवेशन कुछ ऐसे लोगों को होता है जिनको ज्ञान का शौक है, नॉलेज का शौक है। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, हालांकि 10% से ऊपर तो नहीं होंगे। ईमानदारी से बताना, ऐसे लोग जो तैयारी तो कर रहे हैं इसकी, ठीक है, अपनी जगह कर रहे हैं, और नौकरी मिलेगी, अच्छी बात है मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलना अलग बात है। अदरवाइज वो इस बात से खासे खुश हैं कि कम से कम बहुत बढ़िया चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। वो हाथ खड़ा करना, अरे वाह क्या बात है, इतनी बड़ी संख्या, आपने मेरा दिल मुझसे पढ़ने को मिल रहा है। तुम भी इसके साथ बैठ के मक्खन लगाना सीख गए हो। ये सारे मस्का मारने वाले वहां एक साथ बैठे हुए हैं, मस्का लगाने वाले। चलो चलो, हाँ जी जी ठीक बात, एकदम सही बोला आपने, एकदम सटीक बोला आपने। ठीक है, आगे सुनो। किसी नई चीज को जानना, समझना, सीखना, इससे जो पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट होता है, उसकी खुशी अलग खुशी है, वो भी तो खुशी है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे सुकरात आपको मिलेगी उस दिनों में, सुकरात ने कहा कि नॉलेज से बड़ा कुछ नहीं है, वो अकेली चीज है जो आपके जीवन को शानदार बनाती है। और पहली बार मुझे इतनी संख्या में लोगों ने हाथ खड़ा किया कि उनको आईएएस की तैयारी के अन्य फायदों के साथ साथ ये फायदा भी अपील करता है कि कम से कम इतना कुछ नया सीखने को, जानने को तो मिला, कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ अपने अंदर। तो यदि आपको एक्यूरेसी का, जैसे एक्यूरेसी मोटिवेशन आप जैसे लोगों को होगा, आप किसी चीज की सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में इसलिए चले जाएंगे कि आपकी इच्छा है सटीक रूप में जानने की इच्छा। आप क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं। और सुकरात ने यही कहा। सुकरात ने कहा कि ज्ञान वो नहीं है जो किसी उद्देश्य के लिए है, ज्ञान ज्ञान के लिए है, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। और वेस्टर्न फिलोसफी में फिलोसफी का मतलब ही है नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नॉट फॉर लाइफ, नॉलेज फॉर नॉलेज। ज्ञान सिर्फ इसलिए प्राप्त करना है कि ज्ञान प्राप्त करना है, वो किसी सुख का माध्यम नहीं है, अपने आप में ही वो एक आदर्श है जो हासिल होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान में रुचि है, वो सिर्फ एक्यूरेट नॉलेज रखने के लिए मोटिवेटेड होता है। इसलिए जैसे ही उसके बारे में कोई बात आती है, वो उस सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में चला जाता है। जैसे आप किसी मुद्दे पर ठीक से पढ़ते हैं, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हुआ, उससे बहस चल रही है। अब हो सकता है कि आप मेंस दे चुके हैं, वो सवाल आपके सामने आएगा नहीं, फायदा नहीं है आपको पढ़ने का, लास्ट अटेम्प्ट था, अब वैसे भी नहीं आना है। इंटरव्यू भी दे चुके, लीजिए मेडिकल देना बस अब, लेकिन आपको क्योंकि आदत है उस चीज को ठीक से जानने की, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि उसमें क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है। इस समय जो मोटिवेशन काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्यूरेसी मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन होता है डिफेंसिव मोटिवेशन, डिफेंसिव, रक्षात्मक या आत्मरक्षात्मक मोटिवेशन या विप्रेरण कह सकते हैं। डिफेंसिव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी मुद्दे पर अपनी धारणाओं को दावों के रूप में घोषित किया हुआ है, कि जैसे कोई परसुएट कर रहा है। जैसे मैं अभी क्लास की बात करूं, मान लीजिए बात चल रही किसी मुद्दे पर, जैसे सुश्री मायावती की बात हुई, मैंने एक बात कही, आप में से कुछ लोग उस बात को सुन के समर्थन में होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे पहले से, तो उनको ठीक लग रहा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सुश्री मायावती और उनकी विचारधारा से नफरत होगी। अगर नफरत है, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सुश्री मायावती का उत्तर प्रदेश का सीएम बनना उतनी ही बड़ी बात है या उससे ज्यादा बड़ी बात है जितनी बड़ी बात ओबामा का अमेरिका राष्ट्रपति बनने की बात थी, वो बच्चे उस समय जिस माइंडसेट में चले जाएंगे उसको बोलते हैं डिफेंसिव मोटिवेशन। क्योंकि वो गाहे बगाहे कई बार कह चुके हैं कि सुश्री मायावती का भारतीय राजनीति में होना बुरी बात है, पतन की बात है, और आज उनके सामने कोई परसुएट कर रहा है उनकी राय के विरोध में, उनको अपने तर्क को डिफेंड करना है, दूसरों के सामने अपने सामने डिफेंड करना है। और जो अपने आप को डिफेंड करने की स्थिति में आ जाएगा, वो बहुत ध्यान से सुनेगा ताकि सामने वाले के कथन को गलती निकाल ले और नेक्स्ट डे पर्ची भेज सके। बेशक उसने ना कहा हो तभी उसके मुंह में ठूंस दे एक वाक्य कि आपने ऐसा कहा था, क्योंकि उसको खुद को डिफेंड करना है। इसको बोलते हैं डिफेंसिव मोटिवेशन। अपनी धारणाओं की रक्षा करने के लिए हम सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाने की तीसरी वजह होती है इंप्रेशन मोटिवेशन।
इंप्रेशन। और इंप्रेशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी इंप्रेशन झाड़ने के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में हम, जैसे आप देखेंगे कि नॉलेज का इस्तेमाल हम इंप्रेशन के लिए भी तो करते हैं। भाई नॉलेज भी एक स्टेटस सिंबल तो है ही ना, आप ज़्यादा जानते हैं तो आपका स्टेटस ऊंचा है, कई मामलों में ऊंचा है। तो आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में आप अपना इंप्रेशन बनाए रख सकें, किसी के ऊपर इंप्रेशन अच्छा झाड़ सकें, और इसलिए जब आप किसी चीज़ को ठीक से इसलिए सुनने लग जाएं क्योंकि उसके आधार पर आप कहीं अपना इंप्रेशन बना सकते हैं, तो ये कौन सा मोटिवेशन है? इंप्रेशन मोटिवेशन है। चौथा जिसको अलग से हम कह रहे हैं वो एस्पिरेशन मोटिवेशन कह सकते हैं, या एस्पिरेशंस कह लीजिए। हालांकि थर्ड वाला भी एस्पिरेशन ही है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में एक चौथे को हम अलग से मान लेते हैं। एस्पिरेशंस इसका मतलब है कि सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाने की चौथी वजह है कि हमें उससे कोई ऐसा फायदा मिलने वाला है जीवन में जो फायदा बिना सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाए बिना हो नहीं पाएगा। जैसे अभी आप सबकी स्थिति है, आप सब इस टॉपिक को ध्यान से सुन रहे हैं, जिसकी एक वजह तो यह है कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक बड़ी वजह क्या है कि आपके पाठ्यक्रम का टॉपिक है, प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आएगा तो उस पर लिखना होगा, लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे तो नौकरी मिलेगी, सपनों की नौकरी मिलेगी आपको। और वो एस्पिरेशन आपको मजबूर करती है कि पढ़ाई से संबंधित चीजें, चाहे कुछ टॉपिक्स तो इंटरेस्टिंग नहीं भी होते होंगे ना, कुछ तो इंटरेस्टिंग लगते होंगे, कुछ नहीं भी इंटरेस्टिंग होंगे, पर तब भी आप सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में रहकर ध्यान से पढ़ें ताकि उससे आपके जीवन के सपने पूरे हो सके। तो जब किसी नॉलेज से फायदा मिलने वाला है तो सिस्टमेटिक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि क को ख से प्रेम है किंतु ख को ग पसंद है, तो क ग पे रिसर्च कर रहा है, उसे गांव तक पहुंच गया है, क्योंकि एस्पिरेशन है, उसको उम्मीद है कि उसकी उस रिसर्च के बेस पर उससे रोजगार मिल सकता है। ऐसा तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो रिसर्च कर रहा है ताकि किसी तरह से अपना एक फायदा उठा ले, ये कर ले। ये है परसुएशन के बारे में सारी बातें कि हम सिस्टमेटिक और जो ह्यूरिस्टिक है उसका यूज कैसे करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि यदि आपको किसी को सिस्टमेटिक से ह्यूरिस्टिक में ले जाना हो तो तरीके क्या है? पहला तरीका स्पीड बढ़ाइए बोलने की, दूसरा तरीका तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तीसरा सूचनाओं की बमबारी कर दीजिए, चौथा एक तरीका और है, बीच बीच में भारी भरकम लोगों की कोटेशन यूज कर दीजिए, नेम ड्रॉपिंग। कोई काबू में नहीं रहा है, सुकरात ने पता क्या कहा इस बारे में? सुकरात ने ये कहा, अपने वाक्य बोलते, सुकरात ने ये कहा, सामने वाला ढीला पड़ जाता है कि सुकरात के सामने मैं कहाँ टिकूंगा भाई, अब तो सुकरात आ गया सामने, अब तक तो ये था, अब सुकरात आ गया है। पर जब लगे नहीं मान रहा फिर प्लेटो को ले आइए, और तो और शंकराचार्य भारत में, नागार्जुन ऐसा ही बोला है, महात्मा गांधी ऐसा बोले हैं, इतने दार्शनिक, इतने विचारक, इतने वैज्ञानिक खड़े कर दीजिए कि युद्ध उन सबसे हो जाए उसका, और फिर वो चुपचाप ह्यूरिस्टिक में आ जाएगा, सब कहने ठीक ही कह रहे होंगे भाई मेरी कौन गति इसके सामने, मैं क्या मुकाबला करूंगा इनके सामने, ये भाव उसका पैदा होगा। चलिए ये हो गया परसुएशन, पूरा हो गया जी। इंप्रेशन मोटिवेशन, जैसे भी आप जिस भाव से उठे, है ना, जैसे आपने उठ के सवाल पूछा, जिज्ञासा ही रही होगी, इसमें दो हो सकता है, एक तो एक्यूरेसी मोटिवेशन हो सकता है, एक इंप्रेशन मोटिवेशन हो सकता है। अगर आपने सवाल सिर्फ इसलिए पूछा कि डाउट था तो ये एक्यूरेसी मोटिवेशन है। अगर आप अपनी आवाज किसी को सुनाना चाह रहे थे और चेहरा भी दिखाना चाह रहे थे तो इंप्रेशन मोटिवेशन है। अगर दोनों थे तो एक्यूरेसी प्लस इंप्रेशन मोटिवेशन है। स्पष्ट हुआ या और समझाऊं? हो गया, पूरा साफ हो गया। चलो, तो क्लास में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के पीछे कौन सा मोटिवेशन काम करता है? इंप्रेशन मोटिवेशन काम करता है। नहीं, पैसिव ज्यादा बेहतर नहीं होता। कम्युनिकेशन जो एक्टिव है हमेशा बेहतर है। यदि परसुएडर कॉन्फिडेंट है तो एक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा है। यदि परसुएडर को चिंता है कि वो प्रश्नों के जवाब दे नहीं पाएगा तो वो पैसिव कम्युनिकेशन को पसंद करेगा ताकि बात निकल जाए किसी तरह से, फंस ना जाऊं। एक्टिव कम्युनिकेशन में दोनों पक्ष बात करते हैं, पैसिव कम्युनिकेशन में एक पक्ष बोलता है, एक पक्ष केवल सुनता है, ये अंतर है। डिफेंसिव का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक मत है, जैसे मैं धर्मनिरपेक्षता का समर्थक हूं, खुल के समर्थक हूं, ठीक, सरकार किसी की भी हो मैं समर्थक हूं। अब मैं ये बात खुल के कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं, तर्क देता हूं। अब मान लीजिए कोई ऐसा कथन या तथ्य आपके पास हो जो तथ्य ये साबित करता हो कि धर्मनिरपेक्षता गलत विचार है, मान लीजिए, और आप क्लास में, जैसे मान लीजिए किसी दिन सेमिनार चल रहा है, आप मंच पे हैं, मैं ऑडियंस में हूं, और आपने स्पीच में तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ साबित किया कि धर्मनिरपेक्षता एक बकवास बात है, उसमें कुछ रखा नहीं है, और वहां जो ऑडियंस है यही सब है, मैं भी हूं, ये मुझे घूर के देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा होगा इस समय। अब मेरी जो स्थिति होगी इस समय कि मैं जो तर्क देता हूं वो खारिज हो रहा है, मुझे इसका जवाब देना होगा। क्योंकि मुझे इसका जवाब देना होगा तो मैं आपकी बात को यूं ही सुनूंगा, बहुत ध्यान से सुनूंगा, बहुत ध्यान से, ताकि मैं पकड़ सकूं कि इसमें क्या, कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, कहां तथ्यों की त्रुटि हो रही है। तो मैं अपने स्टैंड को डिफेंड करने के लिए अपनी विरोधी बातों को बहुत ध्यान से सुनूंगा और सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में चला जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, स्पष्ट हुआ सबको? चलिए जी, हाँ, मतलब कोशिश तो करनी चाहिए। ये कह रही कि आपने एन ओखले का एग्जांपल दिया कि महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, पुरुष कम काम करते हैं, तो क्या घर पर जो पुरुष हैं उनको परसुएट किया जा सकता है? मेरा उत्तर है, कोशिश की जा सकती है। देखो, जिसमें बैलत्व ज्यादा है उसे परसुएट करना आसान नहीं होता है, वो डिपेंड करता है जो पुरुष है उससे बैलत्व की मात्रा कितनी है। अगर समझदार है, सेंसिटिव है तो समझ जाएगा, सेंसिटिव नहीं है तो नहीं समझेगा। और दूसरा, जैसे ही आप बोले कि ज्ञान के बच्चों करना हो जाएगा, तो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आने ही नहीं देना है। हंसी मजाक करते करते, मुहावरों की बात करते करते, राम सीता की कहानी सुनाते बात कर देनी है। उस आदमी को अगर आपने कहा कि देखो भारत के संविधान में लिखा समानता होगा, अच्छा इधर जरा, फिर वो कार्यक्रम शुरू कर देगा। तो उससे ऐसे बात नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने कहा, ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा था धर्म, कि जब भगवान राम ने सीता मैया को जंगल भेजा समाज की रक्षा के लिए, उसके बाद वो लगातार जमीन पर सोते थे,
सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी बेचारी जंगल में है तो मैं कैसे रात सिंहासन का सुख भोगूं, कैसे मैं इस भवन का सुख भोगूं, जमीन पे सोए। ये होता है पति होने का मतलब। जब भगवान राम की बात करेंगी और इस तरह की, तो उससे उसको परसुएट करना आसान हो, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा है कि धर्म के रास्ते से बात समझ में आती है, सीधी बात समझ में कम आती है। इसलिए जिस व्यक्ति को परसुएट करना है उस पर प्रभाव किस तरह की वैचारिकी का है, अगर वो ध्यान रखेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। हाँ, एक तरीका है। कह रहे कि किसी व्यक्ति या ग्रुप को परसुएट करना हो तो कहते हैं कि उसके फ्यूचर पे फोकस करके परसुएट करना आसान होता है। ये बात सही है, क्योंकि फ्यूचर का भय सबके मन में रहता है। जैसे ही आप फ्यूचर की बात करेंगे तो उस भय को अराउज कर देंगे जो उसके मन में बैठा हुआ है, फिर आप समाधान के रूप में जो बताएंगे उसको बात समझ में आ जाएगी। जनरली, हमेशा नहीं होता, जनरली। जो फ्यूचर के बारे में सोच के चल ही नहीं रहा, केवल वर्तमान में चलता है, मैनू की तनु की चल रहा है, उसको क्या फ्यूचर समझाओगे आप? जनरली फ्यूचर की बात करना अच्छा रहता है। चलिए, परसुएशन हो गया। अब जो आपका सिलेबस बचा है, एक चीज जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, वो ये है कि अगर आप किसी को परसुएट कर रहे हैं या एटीट्यूड चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब है कि परसुएशन क्यों फेल होता है। परसुएशन क्यों फेल हो जाता है, या किसी के एटीट्यूड्स को बदलने की प्रक्रिया में कौन सी बाधाएं पैदा हो जाती हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि 3 का जिक्र करना था तो मैंने 5 समझा दिए थे। 5 ऐसी स्थितियां मानी गई हैं जिनकी वजह से परसुएशन का प्रयास फेल होता है। वो 5 आपको पता है, केवल एक बार नाम मुझे याद दिला दीजिए। नंबर 1 क्या था? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात। नंबर 2 था फोर वार्निंग। फोर वार्निंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व चेतावनी। मैं इस वक्त 5 वाक्य बोलूंगा, आप मिलान कर लीजिएगा कौन से वाला कौन सा वाक्य है, कौन सी परिभाषा है, व्याख्या किसकी हो रही है। ठीक है। तीसरा था सिलेक्टिव अवॉइडेंस, चयनात्मक परिहार। ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति जो इससे थोड़ी ज्यादा कठोर है उसको बोलते हैं बायस्ड एसिमिलेशन, पक्षपातपूर्ण आत्मसातीकरण या सात्मीकरण या स्वांगीकरण, जो भी शब्द आप चाहें। और 5वीं चीज को बोलते हैं एटीट्यूड इनोक्यूलेशन, अभिवृत्ति टीका या वैक्सीनेशन, अभिवृत्ति वैक्सीन। ठीक है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको सारी बातें याद है? तो मैं 5 वाक्य बोलता हूं, आप ठीक मिलान कीजिएगा। अब जोर से चिल्ला के बोलना कि 3 है कि 5 है कि 4 है कि 1 है कि 2 है। और मैं क्रम से कभी नहीं बोलता हूं, ध्यान रखना। मैं क्रम भंग करके ही बोलता हूं हमेशा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। हिंट मिल गया आपको उससे कि क्रम से बोलेगा? यही हिंट मिला हुआ ना आप लोगों को। चलिए, तो जब कोई व्यक्ति विरोधी तर्कों और विचारों और तथ्यों को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या स्रोतों को उनसे दूर होना शुरू हो जाए, सिलेक्टिव अवॉइडेंस। वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का सही जवाब दिया, जबरदस्त परफॉर्मेंस चली, 100% सही आंसर है आपके अब तक। तो एक में तो 100 ही होता है या 0 होता है, बीच का रास्ता है नहीं उसमें। तो अगला, किसी ने आपसे पूछा कि मैं इनमें से क्या लूं, और आप एक चीज के पीछे ही पड़ गए और अंत में उसने कहा कि भाड़ में जा, कुछ भी हो जाए अकेला रह लूंगा। इसके भाई साहब कह रहे हैं बायस्ड एसिमिलेशन। आप बताएं। बायस्ड एसिमिलेशन, अच्छा। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, रिएक्टेंस। तो सही का 1 निशान लगा रहा हूं, 2 नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत कर दिया है। तो राइट एंड रॉन्ग बोथ, सही भी गलत भी। ठीक है। चलिए, किसी को परसुएट करना से आपने ऐसा माहौल बनाया कि पहले से उसका एंटीना खड़ा हो गया एकदम। ये है फोर वार्निंग। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वंडरफुल। अब सही होने की संभावना कम से कम 50% है आपकी इसके बाद। क्योंकि 2 ही बचे है ना। अगली स्थिति ये हो सकती है कि कोई व्यक्ति आपको अपना पक्ष समझाना चाह रहा है, तर्क दे रहे, तथ्य दे रहे, और आप कह रहे तू आदमी ठीक नहीं है। बायस्ड एसिमिलेशन, कि आदमी ही ठीक नहीं है। अब आपके सही होने की संभावना कितनी है? 100% है। और वो ये है कि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि मैं इन 2 चीजों में से क्या चुनूं, और आपने कहा कि ये चुनो, और इतनी बार कहा कि वो नाराज हो गया, तो बोला कि भाड़ में जा। ये बोला नहीं? धोखा हो जाता है, धोखा। कौन सा मोबाइल? हाँ, ओप्पो और वीवो वाला। ठीक है। मैंने बस सुना, मतलब वीवो कह रहे थे, मैं घबरा गया कि ये तो मैंने बिल्कुल नहीं दिया। तो बाद में समझ में आया कि ओप्पो और वीवो आप कह रहे हैं शायद। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला बोल देते हैं, सबका सही हो जाएगा, मजा आ जाएगा। पेपर पहले आउट हो गया है। ठीक है। और वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ आप सिखाएं और आपको ये भय है कि जब वो आपसे दूर जाएगा तो कहीं बाहर के विचार उसे प्रभावित न कर लें। अरे सुन तो लो। तो बाहर के जो विचार प्रभावित कर सकते हैं उन्हीं विचारों को सीमित रूप में, और उनके सही उत्तर क्या हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसको पहले उसके दिमाग में डाल देना। इसको बोलते हैं एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। जैसे आप लोग जो दिल्ली आए होंगे तो पेरेंट्स से क्या हुआ, बेटा दिल्ली में ना हवा लग जाती है, माया वहां है दिल्ली में बहुत ज्यादा, माया महाठगनी हम जानी। देखो बेटा सब ठीक है, अगर कोई बहुत प्यार से बात करे ना
तो ध्यान रखना, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, मधुर बानी बोलती है, माया होती है, डस लेती है। ध्यान रखना बेटा। अगर मम्मी ने ये सब समझा के भेजा है, अगर इसे समझा के भेजा, तो मम्मी ने क्या कोशिश की है कि बेटा जब कोई बहुत मीठे मीठे बात करे ना, ध्यान रखना बेटा, वो डसने से पहले की स्थिति है। अगर ये सब समझा के भेजा है और यहाँ किसी ने मीठी बात की, आप बड़े अच्छे लगते हैं, आपको ओ वही है, आपको लगा मम्मी ने सही बताया था एकदम। तो अगर आपको मम्मी याद आ जाए, बाद में तो नानी याद आएगी, शुरू में अगर मम्मी याद आ जाए तो इसका मतलब एटीट्यूड इनोक्यूलेशन की स्थिति है। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक छोटा सा बचता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसके बाद एक है मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो वो आसान सा है। सबसे पहले ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या चीज है। सबसे पहले बताओ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। संज्ञानात्मक असंगति। संज्ञानात्मक असंवादिता या संज्ञानात्मक असंगति दोनों शब्द चलते हैं इसके लिए, तो इनमें से जो भी शब्द आपके सामने आ जाए वो शब्द आप यूज कर लीजिए। तो सबसे पहली बात है कि क्या है, क्या है ये आपके मन में आता है, क्यों है, पहली बात तो ये बताओ, क्या तो बात की बात है, ये है क्यों, क्या है। ठीक है, संज्ञानात्मक असंगति क्या है। फिर इसमें देखेंगे कि इसके समाधान क्या है, या ऐसे समस्याएं क्या हैं, समस्याओं के समाधान क्या है। तो दो बातें, पहले समस्या क्या होती है, अगर ये आपके जीवन में है तो इससे क्या समस्या होती है। फिर इस समस्या के कारण क्या होते हैं, या संज्ञानात्मक असंगति के कारण क्या होते हैं। और चौथा है कि इसके समाधान क्या हैं। ठीक है, क्या है, फिर इसके समस्या क्या होती है, इससे कारण क्या है, समाधान क्या है, चार बातें। ठीक, तो पहली बात ये क्या चीज है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा, संज्ञानात्मक असंगति शब्दों में से अगर विशेषण विशेष्य पूछें तो क्या विशेषण है और क्या विशेष्य है। आप कहेंगे पहले ये तो बता कि दोनों होते क्या हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि ये क्या बात है भाई, कुछ भी बोल दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। एडजेक्टिव समझते हैं और नाउन समझते हैं। तो जो किसी की विशेषता बताए वो है विशेषण, और जिसकी विशेषता विशेषण बताए वो है विशेष्य। ठीक है, तो आम नियम ये होता है कि अगर दो शब्दों का युग्म है और विशेषण विशेष्य संबंध है तो जनरली 99.9% मामलों में पहला शब्द विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। जैसे मीठा पानी, नील गाय, हरा कबूतर, ऐसा कोई भी शब्द हो तो कबूतर क्या है, जिसकी विशेषता बताई गई है, विशेषता क्या बताई है, हरा है। नील गाय, तो अगर नील का रंग नीले रंग से मान लिया, अगर तो जो गाय नीले रंग की है, मतलब कोई गाय थी होली के दिन नीली हो गई तो आपने कहा नील गाय जा रही है, तो उस सेंस में, वरना तो नील गाय नाम, उसमें तो विशेषण है नहीं ना। अगर वो नाम है तो उसमें विशेषण नहीं है, अगर आपने विशेषण की तरह इस्तेमाल किया मतलब उसमें कुछ नीला रंग है तब आपने कह दिया। और मीठा पानी, तो पानी विशेष्य है, मीठा विशेषण है। और दर्शन का, मनोविज्ञान का, भाषा शास्त्र का बेसिक नियम है कि विशेषण और विशेष्य में लगभग 100% मामलों में विशेष्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी की विशेषता बताने के लिए विशेषण आया है। तो विशेषण इंडिपेंडेंट वस्तु नहीं है, विशेषण हमेशा हमेशा किसी विशेष्य पर टिका होता है, क्योंकि वो टिका हुआ है तो वो सेकेंडरी है, और जो अपने आप में है वो प्राइमरी है, प्राथमिक है। तो संज्ञानात्मक असंगति ठीक वैसे ही हरे कबूतर की तरह, संज्ञानात्मक हो गया विशेषण और असंगति हो गया विशेष्य। तो जरा बताओ कि हरा कबूतर बेसिकली हरा है कि बेसिकली कबूतर है। वह कबूतर जो हरा है या वह हरा जो कबूतर है, वह कबूतर जो हरा है। इसी प्रकार से संज्ञानात्मक असंगति वह संज्ञानात्मक जो असंगति है या वह असंगति जो संज्ञानात्मक है, वह असंगति जो संज्ञानात्मक है, यानी कि बेसिकली एक असंगति है। कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली डिसोनेंस है। किस तरह का डिसोनेंस है, कॉग्निटिव किस्म का डिसोनेंस है, सो सिंपल। तो अगर आपको दो शब्द समझ में आ जाए कि असंगति का मतलब क्या है और फिर संज्ञानात्मक होने का मतलब क्या है, तो बात समझ में आ जाएगी। असंगति का मतलब है दो चीजों या दो से अधिक चीजों का कोहेरेंट ना होना, सुसंगत ना होना, कंसिस्टेंट ना होना। मैंने आपसे बात कही भी थी कि अगर किसी व्यक्ति की एटीट्यूड्स मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये पांचों आपस में कंसिस्टेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बी एटीट्यूड रखता है लॉजिकली उसके पास डी सी ए और ई भी होने चाहिए, क्योंकि ये सब तार्किक रूप से आपस में जुड़ने वाली चीजें हैं। ये अवस्था है तार्किक सुसंगति की स्थिति। ठीक है, कंसिस्टेंसी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी की स्थिति है। और ये अगर किसी के जीवन में है तो बढ़िया चीज है, उसे परेशानी नहीं होती, कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे सारे विचार आपस में कोहेरेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं। और यदि आपका एक विचार इन सबसे अलग थलग, यहां पर मान लीजिए जी नाम का एक विचार है जो इनसे अलग है, वो भी आप रखते हैं अपने अंदर, जो इनसे न केवल अलग है बल्कि इनसे विरोध की स्थिति में है, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि यार तुम ए बी सी डी ई विचारों को मानने वाले आदमी हो, जी कैसे मान सकते हो, जी तो विरोधी विचार है। ये जो स्थिति है ये असंगति है। तो असंगति दो तरह की हो सकती है इस मामले में। असंगति एक तो हो सकती है कि आपके किसी विचार या अभिवृत्ति और व्यवहार में असंगति है, तो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में इनकंसिस्टेंसी है या डिसोनेंस है या इनकोहेरेंस है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि एटीट्यूड कुछ है, बिहेवियर कुछ है। कोई आपसे पूछता है कि भाई धर्म को लेकर क्या रहा है, धर्म वर्म में क्या रखा हुआ है, बकवास बात है।
और रोज सुबह सुबह 5 बजे भैरव बाबा के मंदिर जाते हैं, नंगे पैर बाल्टी हाथ में लेके, ठंडे पानी से एकदम, और फिर उससे मानते हो भैरव बाबा? अरे कौन मानता है, बेकार की बात ये सब है। और इतना लंबा तिलक लगा रखा है, वो भी शौक से लगाया है, ऐसा नहीं कि साल में एक आध बार घर में हुआ कुछ जबरदस्ती से टिका दिया, वो वाला मामला नहीं है, रोज सुबह शौक से लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो एटीट्यूड आपका है, जो आप कहते हैं स्टेटेड एटीट्यूड, जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, उसके बीच में असंगति है, विरोध का संबंध है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि दो एटीट्यूड्स के बीच में A1 और A2, इनके बीच में विरोध का संबंध है, ये भी हो सकता है। तो दो स्थितियां हो सकती हैं, एक आपके किसी एटीट्यूड और आपके ही किसी बिहेवियर के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, विरोध का संबंध है। दूसरा, आपके किसी एटीट्यूड और आपके ही किसी दूसरे एटीट्यूड के बीच में विरोध का संबंध है। मसलन एक तरफ आप कहते हैं कि मैं तो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सुबह सुबह रोज प्रार्थना करता हूं। इतने में राष्ट्र प्रमुख का संदेश आया, मित्रों पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। आपने कहा एकदम बर्बाद कर दीजिए पाकिस्तान को, एकदम बर्बाद कर दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः बर्बाद कर दो, सर्वे, ये अजीब है भाई। अभी अभी आप सर्वे भवन्तु सुखिनः कर रहे थे, जिसका मतलब है कि सब सुखी रहें। सब में पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान की जो 15-20 करोड़ की आबादी है वो भी इंसानी होमोसेपियंस ही है, वो भी, तो सब सुखी रहे में वो भी सुखी रहे, ये निहित है। और फिर आपका युद्धक मन ऐसा महत्वपूर्ण है कि आपका मन करता है पूरे पाकिस्तान को समाप्त कर दें। अब कोई अगर आपसे इतना ही पूछ ले कि यार अभी तुम बोल रहे थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, अब कह दो पाकिस्तान बर्बाद कर दो, कैसे मैनेज करोगे? सबका मतलब पाकिस्तान छोड़ के सब, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। और जहां भी कॉन्ट्राडिक्शन है दो एटीट्यूड्स में या एटीट्यूड और बिहेवियर में, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो पहले आप ये बताएं कि आप में से कितने लोगों के जीवन में एक भी असंगति या इनकंसिस्टेंसी नहीं है? हाथ खड़ा कर लें। मैं ऐसे देवी देवताओं को चरण वंदन करना चाहता हूँ, ऐसे कौन लोग हैं? हाथ खड़ा कर लें। ऐसा आप में कोई नहीं है? मैं तरस गया हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति मेरे, तो मैं उसकी एक मूर्ति बनवाऊँ उसकी और एक मंदिर बनाऊँ उसके लिए, लेकिन आपके अंदर ऐसी कोई असंगति नहीं है। अच्छा, मूर्ति के लालच में हाथ खड़ा कर रही है, ठीक है। कोई और भाई, कोई और? कोई भी नहीं है? अच्छा, आप सब लोग मानते हैं कि आप सबके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं? और कितने लोगों को लगता है कॉन्ट्राडिक्शंस भी ठीक ठाक हैं? कम नहीं है, ठीक ठाक है, हाथ खड़ा कर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड, ठीक ठाक कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वेरी गुड। चलिए, अब आप मुझे एक सिचुएशन बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस तो हों, किंतु उसे इस बात का इल्म ना हो, एहसास ना हो कि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं? हो सकता है? नहीं, मुझे सिंपल सवाल का सिंपल जवाब चाहिए। सवाल सिंपल सा है। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्या यह संभव है कि उसे इस बात का एहसास न हो कि उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं? हो सकता है? चलिए, और यह भी हो सकता है कि एहसास हो। तो संज्ञानात्मक का क्या मतलब होता है? जानना। व्यक्ति के भीतर असंगति है और व्यक्ति इस बात को जानता भी है, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक असंगति। सो सिंपल। कुछ लोग जानते ही नहीं, जो नहीं जानते उनमें असंगति तो है, संज्ञानात्मक असंगति नहीं है, कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं है। डिसोनेंस सभी में, कुछ बड़े छठे मूर्ख आपसे कहेंगे हमारे अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। ये कहना अपने आप में प्रमाण है कि होमोसेपियंस बाई चांस है, दरअसल इसकी स्पीशीज कुछ और होनी चाहिए थी। ये समझ नहीं पा रहा कि कितना बड़ा गधापन इसने किया है। अच्छा, मैं पूरी क्लास के अंत में जो गधा प्रजाति उससे माफी मांगूंगा, मैं उसका नाम बार बार इस्तेमाल करता हूँ, मेरी मंशा उसे दुख पहुंचाने की नहीं है, उसकी मासूमियत को ध्यान रख के हम ऐसी बात बोल देते हैं, लेकिन मतलब उसका भी तो आत्मसम्मान है, उसे भी कभी भी ठेस पहुंचती होगी कि आप कैसे मनुष्य की तुलना मुझसे कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए भाई, ये ठीक बात नहीं है ना। उसका भी तो उसका भी तो आत्मसम्मान है। चलिए, स्पष्ट हो गया? तो यदि किसी व्यक्ति के भीतर एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में या उसके दो एटीट्यूड्स के बीच में असंगति है और उसे इस असंगति का भान भी है, एहसास भी है, तो इस विशिष्ट स्थिति का नाम है संज्ञानात्मक असंगति। हाँ या ना? जोर से बोलो। ठीक है जी। एनोमी जो होती है उसके लिए हिंदी शब्द चलता है विसंगति। एनोमी जो है ना, एनोमी किसी व्यक्ति के भीतर नहीं होती। एनोमी एक स्टेटस ऑफ थिंग्स है। जैसे इमाइल डुर्खीम का नाम मैंने लिया ना, इमाइल दुर्खीम ने एनोमी का खूब जिक्र किया। एनोमी का मतलब किसी समाज में संक्रमण इतना तेज है कि पुराने नियम चल नहीं पा रहे, नए नियम बन नहीं पा रहे, तो बहुत तेज संक्रमण की स्थिति को एनोमी बोलते हैं, जो अराजकता जैसी स्थिति है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तो एनोमी एक बाहरी स्थिति है जिसका परिणाम व्यक्ति के भीतर भी आ जाता है, लेकिन एनोमी बेसिकली इंटरनल सिचुएशन नहीं है, वो बाहर की स्थिति है। और एनोमी की कंडीशन में सुसाइड्स बढ़ जाते हैं, इसलिए उसने आत्महत्याओं वाले अध्ययन में कहा कि सुसाइड 3 प्रकार के होते हैं। एक उसने कहा कि इगोइस्टिक है, एक अल्ट्रुइस्टिक है और तीसरा कहा एनोमिक सुसाइड है। एनोमिक का मतलब कि समाज में अराजकता है, चीजें स्पष्ट नहीं है, इस कंफ्यूजन में कई लोग गिल्ट में चले गए, तनाव में चले गए और सुसाइड कर लिया, वो एनोमी है। ठीक है, तो सवाल है कि समस्या क्या है? अगर ऐसा है भी, कॉग्निटिव डिसोनेंस है भी, तो इससे समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो एक बहुत सिंपल सी है कि इससे तनाव होता है और कोई इसमें समस्या बेसिकली है नहीं। होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हम सहज रहें और सहजता की एक शर्त मानी गई है कि हम भीतर से सुसंगत हों। तो असंगति हो तो हमें तनाव होता है। तनाव ये होता है कि यार मैं ये भी कहता हूं, मैं वो भी कहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस हो रही हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में तनाव देने वाली चीज है, इसलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसको भी होगा वो तनाव की स्थिति में रहेगा, ये समस्या है।
इससे मैंने कहा ना कि मूर्खों में आत्मविश्वास भी ज्यादा होता है, संतोष का स्तर भी ज्यादा होता है, क्योंकि मूर्खों में डिसोनेंस होता है, कॉग्निटिव नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है, और क्योंकि पता ही नहीं कि डिसोनेंस है तो तनाव भी नहीं होता है। समझदार व्यक्ति को पता होता है कि उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है तो तनाव में रहता है। इस वजह से आपने सुना है ना कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः तनाव में ज्यादा रहते हैं मूर्खों की तुलना में। जितने बुद्धिमान होंगे उतना आत्मविश्वास कम होता जाएगा, और मूर्खता का स्तर जितना बढ़ेगा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस ऐसे नहीं कहा गया है। मूर्खता में बड़ा आनंद है, जबरदस्त सुख है मूर्खता में, ये बात तो माननी पड़ेगी। इसी सब सेंस में कहते हैं। ठीक, दूसरी, हाँ, पाकिस्तान में तनाव कैसे हो सकता है? तनाव ये हो सकता है जैसे मैं आपके सामने ढिंडोरा पीट रहा हूँ, सर्वे भवन तो सुखना है, इतने में पाकिस्तान की बात है, मैं पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, और आपने मुझसे पूछ लिया कि यार अभी तो ये बोल रहे थे, अब ये बोल रहे हो, कुछ तो सोच के बोला करो, तो मुझे तनाव ये होगा कि मेरी बातें कट कैसे रही हैं ऐसे, मेरी ही बातों से कैसे खारिज हो रही हैं, ये तनाव होगा। और इसीलिए जो अगला पॉइंट है इसी तनाव की व्याख्या ये है कि ऐसी स्थिति में लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, कटाक्ष करेंगे, और वो कटाक्ष झेलने के लिए मतलब फिर तनाव होगा उस चीज से। और तनाव एक तो देखिए, कुछ लोगों को तनाव सिर्फ इसलिए होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक तो ये है। पर कई लोगों को तनाव के लिए और लोग नहीं चाहिए होते, उनके लिए इतना ही काफी होता है कि मेरी बात में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो खुद में तनाव में आ जाते हैं कि मैं ऐसी गलती क्यों कर रहा हूं। लेकिन जो खुद अपनी इनकंसिस्टेंसी पे तनाव में नहीं भी आएगा, वो दूसरों की निंदा पे तो आ जाएगा। और इसलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस एक अच्छी स्थिति नहीं है, उससे मन में बेचैनी रहती है और व्यक्ति चाहता है कि इससे बाहर निकले, ये उसके मन में आता है। व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? अगर कॉग्निटिव डिसोनेंस है किसी को, ऐसा क्यों करता है, मतलब ऐसी स्थिति आती ही क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत बेसिकली इसलिए पड़ती है कि कभी कभी तो इस बात का अज्ञान होता है शुरू में, और एक समय के बाद जब कॉग्निशन होता है तब तक हम अभ्यस्त हो चुके होते हैं। इग्नोरेंस, अज्ञान। जैसे एक लंबे समय तक व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं कि उसकी इन दो चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस दिन पहली बार किसी ने टोका तब समझ में आया, और जैसे ही समझ में आया अब ये क्या हो गया, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया। लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब पीछे हटने का स्कोप है नहीं उसके पास, और इस वजह से वो इस स्थिति में इसलिए फंस गया कि सही समय पर उसको इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि उसके जीवन में कॉग्निटिव मतलब उसके जीवन में डिसोनेंस की स्थिति है। एक तो ये हो सकता है। अब पीछे हटने की स्थिति में क्यों नहीं है, इसके दो ही कारण माने जाते हैं। एक होता है लालच, दूसरा होता है भय, समाज का दबाव है। किसी लालच की वजह से वो पीछे हट नहीं सकता, किसी दबाव की वजह से पीछे हट नहीं सकता। क्या करें? ये यूं समझें कि जेएनयू में पढ़ने के बाद बच्चे ने समझ लिया है कि ये सब समाज के ढकोसले हैं, ये है वो है, व्यक्ति को चेतना से रहना है, ये करना वो करना है, सब ठीक है। और वहां उसको किसी से वायदा भी हो गया है, कॉमरेड से कॉमरेड को इश्क हो गया है। लाल सलाम के साथ शादी की घोषणा हुई है कि कॉमरेड तुमसे ही शादी करूंगा, उधर से वादा कॉमरेड मैं भी तुमसे शादी करूंगी। मार्क्स की चिता के सामने फेरे नहीं होंगे, सॉरी मतलब जो भी होगा वहां होगा, लाल सलाम के साथ शादी होगी, वायदा है, कमिटमेंट है। फिर एक कॉमरेड पे घर चला गया है आजमगढ़, वहां उसके पापा चौधरी साहब हैं। आप में से कोई वहां से था ना, डरना नहीं है। अच्छा अगर आप हैं भी तो चाह के थोड़ा है, बाई चांस तो है। चलो तो ये बच्चा जो है जेएनयू में 2 साल पढ़ने के बाद जीन्स में 3-4 इसने घुटनों के पास छेद कर रखे हैं, कुर्ता 3-4 जगह से फटा हुआ है, एक झोला है, दाढ़ी है, दाढ़ी भी 3-4 बाल सफेद किए हैं उसने, हो नहीं रहे थे, 3-4 बाल सफेद किए क्योंकि उससे बौद्धिकता बढ़ जाती है। और फिर वो अपने गाँव गया है। गाँव के लोग सन्न हैं कि क्या हो गया इसको, और वो इस मूड में कि लोग धन्य हो जाएंगे मेरे दर्शन पाके। और वहां बाबूजी ने कहा कि बेटा आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लड़की वाले परसों ही आ गए थे। फिर कौन लड़की वाले? बेटा जिससे तुम्हारी शादी होनी है वो पूरा साजो सामान लेके आ चुके हैं, हमने उनको परसों बुला लिया था कि तुम आज आ रहे हो ना, आज ही शाम को तुम्हारी शादी है। और हाँ, दहेज इकट्ठा हो गया है, पीछे की हवेली में रखवा रखा है। और उसने कहा कि ये क्या बात हुई, मतलब मेरी सहमति की जरूरत नहीं? बोले नहीं, एकदम नहीं है, हमारी भी नहीं ली गई थी, हमारे पापा की भी नहीं हुई थी, उनके पापा की भी नहीं हुई थी, तुम्हारे 3 बड़े भाई हैं, उनकी कहाँ हुई थी सहमति? हुई थी, तुम तो थे, साक्षी हो, तो तुम्हारी भी नहीं होगी। तो अगर तुम्हें बेटा, आजकल तो बच्चे बिगड़ गए हैं, कहते हैं पहले लड़की का मुंह देखेंगे, आजकल बच्चे ऐसी बात करने लग गए हैं, जमाना खराब हो गया है, तो तुम्हें मुंह देखने का बहुत शौक है, तो एक फोटो है, इसमें देख लो। गणतंत्र दिवस की परेड की फोटो दिखा दी, उसमें 8000 लोग बैठे, उसमें एक छोटा सा मुंह दिखाया कि ये तुम्हारी दुल्हन है, ये है, देख लो भाई। और बाप ने सीधा बोला आज शाम को शादी है, ये कुर्ता पजामा है, मान्यवर से मंगवाया है, इसको पहन लो, जाओ तैयार हो जाओ, और थोड़ा शेव वेव कर लेना, थोड़ा इंसान देखो, कैसे दिख रहे हो, जीन्स फटी है, कुर्ता फटा है, अपने घर की इज्जत का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। अब शाम को भाई साहब की शादी है, उधर लाल सलाम चल रहा था, लाल सलाम वाली का फोन आ गया है, व्हाट्सएप चल रहा है, और ये बता रहा है कि अगर आज मैंने शादी नहीं की तो खुली क्रांति ही होने वाली है आज। तो आपको क्या लगता है ये व्यक्ति शाम को शादी कर लेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो इतना पिटेगा, इतना पिटेगा, इतना पिटेगा, इतना मारेंगे, बेहोश हो जाएगा, बेहोशी में से 3 लोग पकड़ के बिठाएंगे मंडप पे, और वहां शादी होगी। और मान लीजिए उसके बाद फिर उसकी मां ने उठा लिया मिट्टी का तेल, तब क्या करेगा? और आप एक सिचुएशन मान लीजिए कि इतना दबाव पड़ा कि अंत में उसने हाँ कर दिया और शादी कर ली, ऐसा हो सकता है, कई केसेस में ऐसा हो जाता है। अब जो इसकी स्थिति है, अब उसकी स्थिति ये है कि वो एक भय में फंसा हुआ है।
अब उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि घर में 7 गांव के लोग आए हुए थे, पूरी बिरादरी, पता नहीं क्या क्या, और साथ में अब एक व्यक्ति का जीवन भी तो टिक गया उसके ऊपर, जिसने उससे शादी की। वो तो उसी परिवेश की है, उसके लिए तो उसी का उतना ही महत्व है, उसकी जिंदगी का क्या कसूर है भाई। अब ये व्यक्ति जीवन भर जिस स्थिति में रहने वाला है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है। उसे पता है कि जो वो सोचता था और जो उसने किया है उसमें असंगति है, पर उसमें समाज से लड़ने की ताकत नहीं है। ये भय उसको जिंदगी भर असंगति में रखेगा, और हो सकता है कि वो दोहरी जिंदगी जिए, एक जिंदगी समाज को दिखाने के लिए वहां पर, एक जिंदगी अपने असली प्रेम के साथ यहाँ पर। ऐसी जिंदगी कई लोग जीते हैं दुनिया में, क्योंकि वो सामाजिक भय और व्यक्तिगत प्रेरणाओं को बैलेंस नहीं कर पाते। और ये अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर ऐसी नौबत किसी की हो तो बहुत खतरनाक स्थिति है। इस भय के कारण जो स्थिति बनती है, मनोविज्ञान में उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंप्लायंस। इंड्यूस्ड कंप्लायंस, INDUCED। इंड्यूस करना मतलब बाहर से कुछ थोप देना, कंप्लायंस का मतलब कंप्लाई करवाना, लागू करवाना, COMPLIANCE, इंड्यूस्ड कंप्लायंस। इस समय कोई व्यक्ति समाज के नियमों से कंप्लायंस शो कर रहा है, किंतु मजबूरी में कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति मजबूरी में समाज के नियमों से कंप्लायंस करेगा तो वो जिंदगी भर जिस स्थिति में रहेगा उसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस, और तनाव में रहेगा, परेशान रहेगा। और ऐसी स्थिति में एडल्ट्री जैसी चीजें, व्यभिचार जैसी चीजें इतनी सामान्य हो जाती हैं कि वो व्यक्ति अपने मन के साथ तो है नहीं बेचारा, लगातार समाज के दबाव में है। तो उसे जो चीज रिश्ते को पवित्र बना सकती है वो चीज उस पर हावी हो ही नहीं पाएगी कभी, और लगभग 100% संभावना है कि वो व्यक्ति उस रिश्ते का सम्मान कर नहीं पाएगा। समझ गए? तो डिसोनेंस की वजह क्या क्या होती हैं? एक तो होता है कि कोई अज्ञान था, दूसरा है लालच या एस्पिरेशन। कभी कभी लालच के लिए भी लोग ऐसा करते हैं, एक लालच ऐसा हुआ तो कुछ कर लिया। देखो समाधान पर आओ। आप लोग ये बताओ, पहले आप सब लोग ये बताओ, ईमानदारी से बताना। कल्पना कीजिए कि आज से साल 2 साल बाद आपके घर पे आपके विवाह की बात चल रही हो, चलेगी? मान लो चल रही है, ठीक है। और इस बीच में आपने कहा कि पेरेंट्स से कहा कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मान लीजिए। और हर व्यक्ति के पेरेंट्स तो जैसे नहीं होंगे, हर समाज का अपना माहौल होता है। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स ये कह दें कि ये हमारे घर में नहीं चलेगा। आप में से कितने लोग इस फैसले के लिए अपने पेरेंट्स और परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करें जरा। ऐसे लोगों की संख्या 10 के आसपास है। ऐसा तनाव मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा रुको रुको, पहले ये बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि विद्रोह की नौबत नहीं आएगी? मान जाएंगे, हाथ खड़ा कर लो बस। अब खुश हो गए आप लोग कि आपके, आप चाहते थे हमारे पेरेंट्स का सम्मान नहीं हुआ तो सम्मान कर दिया उनका। चलो भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको दिक्कत नहीं है कि वो कहेंगे पेरेंट्स कहेंगे वाह वाह क्या बात है, ले आओ, उठा लाओ, जो भी है ले आओ उसको, है ना, बढ़िया हो गया। अब बताओ कितने लोग मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी चॉइस के मामले में नकारात्मक मूड रखेंगे, सकारात्मक नहीं रखेंगे? ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे लोगों की संख्या करीब 25 है। अब बताओ आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि पेरेंट्स हमारी चॉइस को नहीं मानेंगे, लेकिन अंततः आप विवाह करेंगे उन्हीं की चॉइस से, बेशक वो आपकी चॉइस ना हो? हाथ खड़ा कर लो, शर्मा मत, एकदम मत शर्माओ। ऐसे लोगों की संख्या करीब 15 के आसपास है, 15-20। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, क्या करेंगे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ संख्या कितनी है। और इस क्लासरूम में ऐसे करीब 20 लोग बैठे हैं। अब इन 20, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो आपके साथ, आपको अच्छा जीवन साथी मिले, लेकिन मान लीजिए कि ऐसी स्थिति हुई, अब आप में समाज से विद्रोह करने का साहस नहीं है, समाज ने अपनी इच्छा थोप दी आपके ऊपर, विद्रोह आप कर नहीं पाए, आपने विवाह किया। और ये कहने की बात है कि विवाह के बाद प्रेम हो ही जाता है, कई बार नहीं संगति बैठती इसमें, ऐसा क्या है, नहीं बैठती कई बार। तो कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो जीवन भर असंगतिपूर्ण जीवन जिएंगे, क्योंकि समाज ने उनको एक खास फैसले के लिए बाध्य किया और वो उस फैसले को मन से अपना नहीं सके किसी भी स्थिति में। इस सेंस में कहते हैं कि भय एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाता है। समाधान क्या है? हाँ, हो सकता है। ये वाला सवाल ठीक था। सवाल ये था कि ऐसा क्या नहीं हो सकता कि समाज भय ना पैदा करे? व्यक्ति से कहा जाए कि अपनी चॉइस से आप देख लो, आपने अपनी चॉइस से ही फैसला लिया, बाद में वो चॉइस उल्टी पड़ गई आपके ऊपर, अब आप किसी को कह भी नहीं सकते और फिर डिसोनेंस में चले गए। ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वहां कम से कम उसकी वजह भय नहीं होती है, और भय होगा तो सिर्फ ये कि लोग कहेंगे वाह अपना फैसला करने चले थे, देखो मुंह देखो इनका, अपना फैसला, वहां ये वाला भय होगा, निंदा वाला भय होगा। संज्ञानात्मक असंगति अगर किसी के जीवन में आई गई, उसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका प्रत्यक्ष तरीका, यानी कि डायरेक्ट इस पर क्या स्टेप लिया जा सकता है, और दूसरा तरीका है कि इनडायरेक्ट, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान ही हो जाए, और इनडायरेक्ट में हम कोशिश करते हैं कि समस्या पर सीधी उससे मुठभेड़ न करते हुए अन्य वैकल्पिक उपायों से अपना जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन की कठिनाइयां थोड़ी सी कम कर लें। ये तरीका है। प्रत्यक्ष समाधान में सबसे पहला समाधान तो सीधा सा है कि एटीट्यूड या बिहेवियर में से किसी को बदल लेना। सबसे सीधा समाधान तो यही है, जो कि कहने में सीधा है, करने में सबसे मुश्किल काम है। कि आपका एटीट्यूड है एक्स, बिहेवियर है एक्स का विपरीत वाई मान लीजिए। अब आपको चिंता क्या है? एक तो अपनी चिंता है कि भीतर आपको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी 2 चीजों में असंगति है। दूसरी चिंता यह भी है कि लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है।
दो ही तरीके हैं, या तो आप जैसे एटीट्यूड एक्स है, बिहेवियर वाई है, या तो आप कहें कि आज से मेरा एटीट्यूड भी वाई हो गया, एक्स है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आप रेवेन्यू सर्विस में काम करते हैं, ईमानदारी शुरू से बहुत ज्यादा रही है आपके अंदर, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा बनाया कि थोड़ा बहुत करप्शन करना शुरू कर दिया है, और कम से कम 8-10 लोग तो जानते ही करप्शन कर रहे हैं आप, बेशक थोड़ा ही कर रहे हैं, बाकी लोगों से कम कर रहे हैं पर कर तो रही हैं। तो आपको खुद भी खराब लगता है सोच के, और उनमें से एक आध व्यक्ति के बाद मुस्कुरा देता है आपको देख के कि और सर वेलकम टू द लीग, वेलकम टू द टीम, ऐसे बोल देते मुस्कुरा के, आपको बड़ा खराब लगता है, क्योंकि आपने 50 मंचों पर ये बात पहले कह रखी है कि नौकरी करने का मजा तभी है जब व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, वरना क्या रखा है सब में। अब दो ही तरीके बचे हैं, या तो ढिंडोरा पीटना शुरू कर दो कि अरे बिना मतलब ईमानदारी से काम करना संभव ही नहीं, बेकार की बात है सब, या तो आदमी ये कह दे, कम से कम जब ये कहना शुरू कर देगा तो कोई पूछेगा कि सर आप कहेंगे मैं तो ये कहता हूँ, क्या दिक्कत है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, वही बोलता हूँ वही करता हूँ। इसे जो महाकरप्ट लोग होते हैं ना, वो ढिंडोरा नहीं पीटते कुछ भी, उनके सिद्धांत बड़े स्पष्ट होते हैं, फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होते हैं। कोई उनसे पूछे कि आप करप्शन करते हैं, बोले हाँ, तो नौकरी क्यों करते हैं, इसे तो करते हैं नौकरी, और क्यों करेंगे नौकरी, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। IRS क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि वो IRS है, उसमें आर से रेवेन्यू बनता है, इसलिए करना चाहते हैं, इसमें क्या सोचना है, इतना क्लियर उनका सिद्धांत है कि उन्हें कोई डाउट ही नहीं, ना संकोच है, उन्हें कोई डिसोनेंस नहीं होने वाला। करप्शन करने की घोषणा थी, करप्शन का इरादा था, करप्शन के लिए तैयारी की थी, करप्शन कर रहे हैं, सुसंगति है जीवन में। और जो कहता है कि देश की सेवा करने के लिए IRS बनना चाहता हूँ, दिक्कत उसी को है, 8 साल देश की सेवा की, बाकी दोस्तों ने अपने घर बना लिए, बंगले बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, ये मारुति 800 में घूम रहा है, पंचर हो जाती बीच बीच में, घर वाले ताना देते हैं कि पापा ने क्या सोचा शादी करी तुमसे, सोचा था IRS को, पूरा हूं तो नहीं पापा ने सोचा था। अब ये सब होते होते अंत में लगता है कि छोड़ो यार, इस रास्ते पे चलता हूँ, पर उन घोषणाओं का क्या करें जो पहले कर रखी है, उन घोषणाओं से बचने के लिए या तो घोषणा कर दे कि अब से भाई यही मेरा एटीट्यूड है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा और मजबूत रास्ता, और मजबूत रास्ता क्या है, इसमें एक्स ले आए कि जो मेरे व्यवहार में विचलन है अब से व्यवहार में विचलन नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए। तो यदि एटीट्यूड एक्स है और व्यवहार वाई है, तो या तो व्यवहार को एक्स कर दो या एटीट्यूड को वाई कर दो। इनमें से ज्यादा आसान है एटीट्यूड को चेंज कर लेना, क्योंकि व्यवहार को चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है। जब व्यक्ति असंगति में होता है, इसका मतलब है कि उस व्यवहार का इतना आदी है या उस व्यवहार से उसको इतना फायदा हो रहा है कि वो फायदा छोड़ने को तैयार नहीं होगा, इस वजह से करता है। एक तो ये है, कहने में सबसे आसान है, करने में सबसे मुश्किल काम है, इनमें से कोई एक तरीका वो अपना सकता है। सेकंड, अगर इस तरीके से वो ना जाना चाहिए आगे तो क्या कर सकता है, सेकंड तरीका है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थिति फंस गई है कि ना आप अपना अभिवृत्ति को बदल पा रहे हैं, ना व्यवहार को बदल पा रहे हैं, यानी कि पहला सॉल्यूशन संभव नहीं है, मामला फंस गया है। जैसे एक एटीट्यूड ये था कि भाई ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नॉन अल्कोहलिज्म, और बिहेवियर ये है कि IFS में फंस गए हैं, और IFS में ड्रिंक नहीं करना लगभग पाप माना जाता है, क्योंकि उस नौकरी की ऐसी शर्तें हैं, नौकरी की ऐसी अपेक्षाएं हैं। आपको विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठ के बात करनी है और वहाँ लस्सी नहीं मिलती, वहाँ तो वही सब होता है, बहुत सारी तरह की ड्रिंक्स रखी हुई हैं, और वो तो ट्रेनिंग देते हैं कि कौन सी ड्रिंक कैसे पी जाएगी, उसमें किसमें क्या डालना है, कितना पानी कितना सोडा, सब ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, IFS में कई लोग कह रहे हैं IFS में जाएंगे, IFS में जाएंगे, सिर्फ ये नहीं होता और बहुत कुछ होता है, फिर वहाँ से लोग भागते हैं उसके बाद। तो IFS में अगर कोई है, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कसम खाई थी बचपन में ही माँ बाप के सामने कि जीते जी कभी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, हे माता जी आपकी कसम है, सिलेक्शन हो गया IFS में, और उसको कह रहे हैं कि अमेरिका का डेलीगेट सारे अमेरिका के, आपको भारतीय डेलीगेट्स में रह के बात करनी है। और वो जब बातें होती है तो बड़ी अनौपचारिक स्तर पर जाके बातें फाइनल होती हैं, औपचारिक पे तो साइन होता है, उसके पहले की जो मीटिंग्स होती है बड़ी अनौपचारिक होती हैं। और उस समय भाई अमेरिका से बात चले, बुरुंडी से तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं मैं छाछ पीता हूँ, तो बुरुंडी वाले कहेंगे हम भी छाछ पीते हैं, छाछा पीते हैं, तब ऐसे बोलेंगे बेचारे। लेकिन अब अमेरिका वाला है, अमेरिका वाला रम गिलास में डाल के जरा हैव दिस मिस्टर चौधरी, चौधरी साहब कह रहे हैं सॉरी सर आई ड्रिंक मिल्क ओनली, काउ मिल्क आई ओनली। क्या यार कैसे आदमी हो। अब वो जो आदमी है उसका मन बैठ गया है, उसको लग रहा है इससे डील नहीं करूंगा। अगर आपके इस पवित्रतावादी नजरिए ने देश के लिए एक संभावना को खारिज कर दिया तो ऐसी नैतिकता अच्छी है, भाड़ में जैसी नैतिकता, भाड़ में जैसी नैतिकता क्यों IFS बने थे, किसी ऐसी नौकरी में जाते जहां इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये व्यक्ति क्या करे बेचारा, फंस गया ना मामला। अब क्या होगा, इसे देश के हित में हो सकता है कि वहां पर पीना पड़ जाए। और जिस दिन पी के निकला साइन करवा के, मम्मी का फोन आ गया कि बेटा वो वचन याद है ना, तुमने कहा था कि माँ तुम्हारी शपथ है मुझे कि जीते जी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, और बेटा नशे में, कैसे जवाब दे। अब इसको असंगति का संज्ञान हो गया, मतलब इसको गिल्ट फीलिंग है जबरदस्त कि मैंने क्या कर दिया। ऐसे में समाधान क्या होता है, अतिरिक्त जानकारी जुटाना, ऐसी जानकारी जिससे ये वाली गिल्ट की फीलिंग थोड़ी सी कम होती जाए। और गिल्ट फीलिंग कम करने के बहुत सारे उपाय होते हैं ऐसे मामलों में। जैसे जो पियक्कड़ लोग हैं उनके पास ऐसी बहुत सारी सूचना, जैसे नॉन वेज खाने वाले क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम है ना, वो ये जानकारी जुटा लेते हैं, इकोसिस्टम के नाम से इतना आराम से खाते हैं, 4 तारीख दिन में खा जाते हैं कि इकोसिस्टम के लिए क्या करें, क्या करना पड़ता है इकोसिस्टम के लिए। तो वो एक तर्क गढ़ा हुआ है इनके पास। तर्क क्या होता है कि अरे अल्कोहल फल से तो बनती है, अंततः तो फलाहारी तो हुआ
फल फल से बनी, गेहूं से बनी, ज्वार से बनी, बाजरा से बनी, अंत में तो अनाज ही तो है, इसमें ऐसा क्या है। फिर वो और कर लेते हैं कि भैया गांव में लोग देखो भांग खाते हैं, भांग होली पे खाते हैं, तो भांग है, ताड़ी है, जो भी है, जो भी कल्चरल ड्रिंक्स जो हैं वो भी तो गांव में होता ही है। तो आप गांव में भांग पी लेते, खा लेते हो, और वो महुआ पी लेते हो, ताड़ी पी लेते हो, तो वही चीज तो ये भी है, इसमें ऐसा क्या है। इससे क्या हुआ कि तर्क जुट गया। फिर क्या बोलेंगे कि खांसी की दवाई खाते हो कभी? माँ ये बताओ, नहीं माँ मैं आपकी बात पे पीछे नहीं हटूंगा, माँ बस तुम ये बताओ कि जब तुम्हें खांसी हुई थी पिछले साल, तुमने कौन सी दवाई पी थी? माँ ने कहा कि मैंने कोरेक्स पी थी बेटा, और फेंसिडिल पी थी साथ में। तो माँ तुमने उससे पानी या सोडा मिलाया था? ना बेटा ऐसी पी थी। तो माँ उसमें करीब 40% अल्कोहल होता है, और आज मैं विदेशियों के साथ जो पी के आया हूँ उसमें 13% अल्कोहल था। तो माँ बताओ आप में और मुझमें कौन ज्यादा बड़ा पियक्कड़ है? अब ये क्या कर रहा है, फंस गया ना। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने गिल्ट फीलिंग कम करने के लिए ऐसे तथ्य जुटा रहा है जिन तथ्यों को सामने रख के ये साबित कर दे कि वो गलत नहीं कर रहा है, तो मजबूरी हो गई थी और इतनी मजबूरी चलती है, ये वाला भाव लाने के लिए ऐसी जानकारी इकट्ठी कर रहा है। तो ये तरीका ठीक है या नहीं है? ठीक है। पर अगर पहला स्टेप ना हो पाए तो सेकंड स्टेप से लोग काम चला लेते हैं। हाँ, डिफेंसिव मोटिवेशन आप इसको बोल सकते हैं कि वही चीज है लगभग। तीसरी स्थिति जो है, इसके लिए मनोविज्ञान में एक शब्द है, ट्रिवियलाइजेशन कहते हैं। ट्रिवियल का मतलब है बहुत कम महत्व वाला, ट्रिवियलाइज का मतलब है किसी चीज का महत्व कम कर देना, और ट्रिवियलाइजेशन का मतलब है महत्व कम करने की प्रक्रिया। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, चिंता ना करें, TRIVIALISATION, ट्रिवियलाइजेशन। ट्रिवियल ध्यान रखिए, TRIVIAL, ट्रिवियल। और ये सारे शब्द आपके नोट्स में है, आज जो नोट्स मिले उसमें शब्द दिया हुआ है, आपके हेडिंग के साथ दिया हुआ है एकदम। तो ट्रिवियल का मतलब होता है किसी चीज का महत्व कम कर देना, उसे छोटा समझना। तो किसी चीज के महत्व को कम करने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रिवियलाइजेशन। और ट्रिवियलाइजेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और इसका मतलब ये कि जो चीज आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से तनाव देती है, उस चीज का महत्व कम करने का प्रयास करना, अपने जीवन में उस चीज को इग्नोर करना, बाकी चीजों पर ज्यादा बल देना, और इस तरह के तर्क अपने मन में जुटाना कि ये चीज उतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं, हाँ छोटी मोटी गलती है, ऐसा हो जाता है। इस तरह के जो तर्क होते हैं इसको बोलते हैं ट्रिवियलाइजेशन। सेकंड वाले में क्या चल रहा था, ऐसे तर्क जुटाना जिससे लगने लगे कि गलत है ही नहीं। थर्ड स्टेप में क्या है, ऐसे तर्क जुटाना जिससे लगे कि ये गलत है भी तो इसका महत्व बहुत कम है, ये पूरे जीवन के फ्रेम में बहुत छोटी सी बात है, खास बात नहीं है। जैसे ये कहना कि यार ठीक है ना, एक इंसान 1000 काम करता है, एक गलती हो जाती है, थोड़ा सा उसने ड्रिंक कर लिया तो क्या हो गया, ऐसा क्या, अपने साथ ही तो किया, तुम्हारे साथ थोड़ा कुछ किया, तो क्यों परेशान हो रहे हो। इस तरह की जो बातें होती है इसको बोलते हैं ट्रिवियलाइजेशन। जब इन सबसे काम नहीं चलता तो अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं, और अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब है कि इस पर तो कुछ कर नहीं पा रहे, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसका समाधान नहीं हो रहा, तो उसकी पीड़ा, उसका तनाव, उसकी परेशानी कम करने के लिए आपने उसके बाहर जाके कोई समाधान निकालने का प्रयास किया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सॉल्यूशंस या अप्रत्यक्ष समाधान। उसके क्या है, अप्रत्यक्ष समाधान दो होते हैं, दूसरा तो अजीब सा है। दूसरे का मतलब है कि कई लोग क्या करते हैं, डिसोनेंस से इतना परेशान हो जाते हैं कि उससे बचने के लिए नशे जैसी आदत में चले जाते हैं, नशा करना। मतलब डिसोनेंस से बचने के लिए कई लोग नशा करते हैं, क्योंकि डिसोनेंस की जो पेन है, पेनफुल फीलिंग है, वो इतनी बुरी है कि उसको लोग उससे डरते हैं। या अवॉइडेंस एक चीज होती है सेकंड में ही। अवॉइडेंस का मतलब है ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना जहां पर उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस सामने आ जाएगा। सिंपल है, जहां कोई सवाल पूछ सकता है वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई सवाल न पूछ ले, इस वजह से ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं जहां कोई सवाल पूछ सकता है। अवॉइड करना, लोगों से मिलने से दूरी कर लेना, ये सब उपाय वो हैं जब कोई रास्ता नहीं निकलता है। लास्ट उपाय ये सब होता है। तो कई लोग नशे में चले जाते हैं कि अरे यार क्या करें, और पी के फिर नाले के अंदर बैठते हैं। तो इसके समाधान जो अप्रत्यक्ष है उसमें सेकंड आपको बता दिया, उसमें कुछ लोग नशा करने लगते हैं, कुछ क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, सामाजिक स्थितियों से दूर भागने लगते हैं। और जो पहला तरीका है, पहला तरीका ये होता है कि आप उस समस्या को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अन्य तरीकों से खुद को एफर्मेशन के माध्यम से बचाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए शब्द आपके नोट्स में होगा सेल्फ एफर्मेशन। सेल्फ एफर्मेशन को हिंदी में क्या कहना चाहिए, नोट्स में देखिए क्या शब्द दिया हुआ है, आत्म अभिपुष्टि। हाँ, सेल्फ एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है खुद को सही साबित करने की प्रक्रिया, एफर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जीवन में एक ना एक बिंदु पर आप सब कॉग्निटिव डिसोनेंस से परेशान रहने वाले हैं, तय मान के चलिए। कोई माइका लाने से बच नहीं सकता, कितना भी जोर लगा लीजिए। जीवन कितना भी अच्छा हो, उसमें कुछ ना कुछ अंतर विरोध रहेंगे, असंगतियां रहेंगी। आज तक उससे ना कोई बचा है ना कोई बचेगा, हम सब उससे फंसेंगे। अलग अलग मुद्दे होंगे, किसी के लिए वो मामला संबंधों का हो सकता है, किसी की नौकरी का हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला फंसता है, उससे तनाव भी होता ही है। तनाव से बचने के पहले वाले उपाय प्रायः सफल नहीं हो पाते हैं। तो जब नहीं होते तो सेकंड उपायों में एक तरीका क्या होता है कि जितना आपका नुकसान हो रहा है उस डिसोनेंस की फीलिंग से, उसे कंपनसेट करने के लिए आप बाकी क्षेत्रों की अच्छी फीलिंग से मैनेज कर लें। यूं समझें कि एक कॉग्निटिव डिसोनेंस की फीलिंग से आपको माइनस कुछ चीजें हो रही हैं, अदर फीलिंग से आप प्लस कर लीजिए और इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको बोलते हैं सेल्फ एफर्मेशन। यानी एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। जैसे हर व्यक्ति के पास तो ऐसी समस्या है ना, आप किसी भी सवाल खड़ा करेंगे तो कर देंगे, सवाल खड़ा करना कौन सी बड़ी बात होती है। जैसे कोई व्यक्ति है जो पर्यावरण को लेकर
उस पर आप आरोप लगा सकते हैं कि भाई तुम जो कार चलाते हो डीजल की कार है, 5 लोग कार में बैठ सकते हैं, अकेले बैठ के आते हो, है ना, किसी को भी कहा जा सकता है, पोल्यूशन करते हो, समाज का नुकसान करते हो, कह सकते हैं। बाइक वाले तो बोले कि 2 लोगों की बाइक है, अकेले आते हो, पोल्यूशन करते हो। कोई बस में बैठा हो, बोले कि 50 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बस में बैठे हैं, बस चल रही है, तुम जिम्मेदार हो कहीं ना कहीं, अगर तुम चारों भी उतर जाओ तो बस चलेगी नहीं। कहने में क्या जा रहा है, किसी को कह दीजिए। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पोल्यूशन के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और उसे इस बात का डिसोनेंस है, अब वो इस चीज से कैसे बचे? तो वो क्या कहेगा इस मामले में? वो कहेगा अरे ठीक है यार, मैं कार चलाता हूँ डीजल वाली, थोड़ा पोल्यूशन होता है, लेकिन मैंने 10 पेड़ भी तो लगाए हैं, मैंने अपने गांव में 20 पेड़ लगाए थे, उनको पानी दिया था, सारे बड़े हो गए थे पेड़, उनसे ऑक्सीजन आ भी तो रही है, ऐसा थोड़ा नहीं सारी मैं खा ही रहा हूं ऑक्सीजन। ये जो तरीका है कि अपने अन्य प्रयासों को बीच में लाकर बैलेंस करने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं सेल्फ एफर्मेशन, जो आमतौर पर उससे जुड़े एरिया से होता है, कभी कभी उससे ना भी जुड़ा हो, कोई और फायदा कि अच्छा मान लिया इस मामले में मैं कमजोर हूं, पर इस मामले में मैंने समाज की हेल्प भी तो की है। अरे मान लिया पोल्यूशन करता हूं, लेकिन मैंने 20 ऐसे बच्चों को, जो विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे थे, उनकी हेल्प करने के लिए उनको मैंने ये पढ़ाई का सामान दिया, ये भी तो किया मैंने। तो एक ही पक्ष को देख रहे हो मेरे बारे में, वो भी तो देखो। जब कोई व्यक्ति इस टोन में आ जाए, इसको मनोविज्ञान में कहते हैं कि सेल्फ एफर्मेशन के मूड में अब वो आ गया है। तो सेल्फ एफर्मेशन से कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म होगा या केवल उसकी पीड़ा कुछ मात्रा में थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगी, पीड़ा कम होगी, इससे डिसोनेंस कम नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष समाधान है, प्रत्यक्ष समाधान इसको नहीं माना जाता है। स्पष्ट हुआ? अब कॉग्निटिव डिसोनेंस की चरम अवस्था एक होती है, जिसके लिए एक शब्द आपने सुना होगा, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या है? सीधी सी बात है, जो डिसोनेंस दूसरे करते हैं वो हिपोक्रेसी होती है, जो हम खुद करते हैं वो डिसोनेंस होता है, क्योंकि दूसरों के मामले में हम क्या बन जाते हैं? जज, और अपने मामले में वकील हो जाते हैं। सो सिंपल। हिपोक्रेसी की स्पेलिंग में एस होगा ना, हिपोक्रेसी। और हिपोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं पाखंड। तो हिपोक्रेसी क्या होती है? बड़ा सिंपल है, लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है उसको कभी हिपोक्रेट कोई नहीं कहेगा। हिपोक्रेसी का संबंध केवल बहिर्मुखी व्यक्तियों से होता है। क्यों? जो ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, खूब गाते हैं, गाना बजाना करते हैं। तो पब्लिकली स्टेटेड एटीट्यूड्स, जो आपने समाज में घोषित की हैं अपनी अभिव्यक्तियां, तो व्यक्ति द्वारा समाज में घोषित की गई, या सार्वजनिक कर लीजिए समाज की जगह, सार्वजनिक रूप से घोषित की गई अभिव्यक्तियों, सियाने लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा। कोई उनसे पूछे भाई दहेज लोगे, चुप कैसे बोलते हैं? तुझे क्या मतलब है? मस्त है, तुझे चाहिए ले लियो, मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो ज्यादा ढिंडोरा नहीं पड़ेगा, मैं दहेज नहीं लूंगा, ऐसे नहीं करेगा, तो बाद में फंस जाएगा, तो चुप रहता है। पर कुछ होते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, प्राण दे दूंगा पर दहेज नहीं लूंगा, कह दिया, तालियां बजवा ली। फिर शादी में उनमें से 3 लोग पहुंच गए वहां पर कि भाई साहब ये सब क्या है? गिफ्ट है, तो फंस गया ना मामला, क्योंकि बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी होता तो फंसता ही नहीं। तो सार्वजनिक रूप से घोषित अभिव्यक्तियां एक तरफ हों और दूसरी तरफ उनका विरोधी व्यवहार। तो यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से घोषित अभिवृत्तियों के विपरीत व्यवहार करता है, और ऐसा मानते हैं कि किसी बहुत मजबूरी में किया गया हो, तो एक अलग बात है। और यदि वो अभ्यस्त रूप से करता है, आदतन करता है, बाई चॉइस करता है, और उस व्यवहार के पीछे कोई खास मजबूरी नहीं है, मतलब एक आध मामले में ऐसा हो सकता है कि बहुत मजबूरी हो गई थी, तो एक आध मामले में व्यक्ति ने गलती कर दी, वो समझ में आता है। पर जहां आपको लगे मजबूरी का मामला नहीं है, वो ऐसा करता है। तो सार्वजनिक रूप से घोषित अभिवृत्तियों और बिना मजबूरी के उसके विरोधी व्यवहार की युगपत उपस्थिति, साथ साथ उपस्थिति को पाखंड कहते हैं। और पाखंड में कुछ लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव होता भी है, कुछ कहते हैं कॉग्निटिव नहीं भी हो सकता है। आप मुझे बताएं कि जो पाखंडी लोग हैं, अच्छा पाखंडी लोग ऐसा नहीं कि बहुत दूर होते हैं, हम सब भी किसी न किसी मात्रा में पाखंडी होते हैं। और मनोविज्ञान और एथिक्स पढ़ने का एक सुख ये भी है कि आपको सारी बुराइयां अपने भीतर भी दिखने लग जाती हैं और अच्छाइयां दूसरों में भी दिखने लग जाती हैं। इसलिए कबीरदास से 1000 साल में तो सियाना आदमी पैदा नहीं हुआ दूसरा। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इतनी ईमानदारी करे ना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जिगरा, गट्स चाहिए, गट्स। वरना लोग दूसरों के मामले में तुरंत बुराई निकालते हैं, अपने मामले में अच्छाई निकालते हैं। वो कबीर ही कर सकते हैं। चलो जल्दी से बताओ कि पाखंड अनिवार्यतः कॉग्निटिव होगा या नॉन कॉग्निटिव भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? कई ऐसे मूर्ख होते हैं, उनको पता ही नहीं था कि पाखंड कर रहे हैं आप, और ऐसे मूर्खों की संख्या पर्याप्त है। भारतीय जनसंख्या में केवल 2-4 हजार हटा लेंगे तो मिल ही जाएंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। हर व्यक्ति क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में करता ही है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे कई बार बात करते हुए, भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और आपके सामने 4 बोल चुका भी अभी, मतलब 10 मिनट में 4 झूठ बोल चुका आपके सामने, और कह रहा भाई साहब भगवान की कसम खा रहा हूँ, बस झूठ नहीं बोलता हूँ। एक ही अच्छी बात आपके भाई में है, झूठ नहीं बोलता है। ये मेरा भाई है तो पहले झूठ तो ही झूठ है, ये मेरा भाई कहाँ है? बस अब सामने सामने झूठ बोल रहा है आदमी, और फिर कह रहे कि बस कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये है पाखंड। आप खुल के अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार उसके विपरीत है। लेकिन इस व्यक्ति को कॉग्निशन नहीं है इस बात का, ये लापरवाह है, कैसे बोल रहा है।
तो कॉग्निटिव भी हो सकता है और नॉन कॉग्निटिव भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। पाखंड में पूरा सवाल नहीं पूछेंगे, हो सकता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस पूछे, उसमें एक छोटा सा हिस्सा लगा दे कि पाखंड क्या होता है, तो उसके बारे में 2-4 लाइन लिख के आप अपनी बात को समझा दीजिएगा। स्पष्ट हुई यहां तक की सारी बात? चलिए, अब जो बचा एक केवल छोटा सा हिस्सा बचा है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं और मोरल एटीट्यूड्स क्या होते हैं। इसके साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो बनाइए हेडिंग कि मोरल या पॉलिटिकल, किससे शुरू करना चाहिए, पॉलिटिकल या मोरल? पॉलिटिकल, तो चलिए पॉलिटिकल से कर लेते हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, राजनीतिक अभिव्यक्तियां। राजनीतिक अभिव्यक्तियां या पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, कुछ नहीं, आप सारा पढ़ चुके हैं, अब तो उसको बस थोड़ा सा अप्लाई कर देना है और बात उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। इससे प्रश्न ये आ सकते हैं कि क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, कैसे बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं, यही सब चीजें। और क्या हाल ही में कोई ऐसा परिवर्तन आपको नजर आ रहा है अपने जीवन में या समाज के जीवन में? तो पहली बात क्या है, राजनीतिक अभिव्यक्तियां क्या हैं, इनके प्रकार क्या क्या हैं, कैसे बनती हैं, क्या है, के साथ इसका प्रभाव भी नोट कर लेते हैं, इसका प्रभाव या महत्व क्या है, फिर इनके प्रकार क्या हो सकते हैं, फॉर्मेशन, और अंत में एक ही अगर बदलना हो किसी की राजनीतिक अभिवृत्तियों को तो कैसे बदलेंगे। और ये लगभग 60-70% वही आंसर है जो तक हमने पढ़ा है, कुछ अलग नहीं है। उसी का एक छोटा स्पेसिफिक रूप आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या है राजनीतिक अभिव्यक्तियां? सिंपल है, किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़े, किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी अभिव्यक्तियां, इन्हें बोलते हैं राजनीतिक अभिव्यक्तियां। सो सिंपल। तो एनी एटीट्यूड रिलेटेड विद एनी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी अभिव्यक्तियां ही राजनीतिक अभिव्यक्तियां हैं। जैसे यदि कोई आपसे पूछे कि किस किस तरह की हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं प्रभाव प्रभाव में पहले प्रकार समझते हैं। कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे एक हो सकता है कि राजनीति के बारे में, राजनीति के बारे में क्या क्या एटीट्यूड्स हैं हमारे समाज में, सब लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग खारिज भी करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ कहते हैं बकवास चीज है, भाई साहब जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स शब्द ही बुरा हो गया है। क्या बोलते हैं लोग, अरे यार ये बहुत पॉलिटिक्स करता है, कोई बोलता है ये बहुत इकोनॉमिक्स करता है, ये बहुत आईआर करता है, ये बहुत ज्योग्राफी करता है, कोई नहीं बोलता है बहुत पॉलिटिक्स करता है। और जब भी कोई आपके बारे में किसी के बारे में कहे कि बहुत पॉलिटिक्स करता है, तो तारीफ सूचक बात हो रही है कि बुराई की बात हो रही है, बुराई की बात हो रही है। यानी पॉलिटिक्स शब्द अपने आप में ही बुरा बन गया है। और इसका मतलब जो भी समाज के ठीक ठाक लोग हैं उनके मन में जनरल परसेप्शन ये है कि बुरी चीज होती है। तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि महत्वपूर्ण है, कुछ मानते हैं बकवास है, जिंदगी में कुछ भी करेंगे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। तो स्वयं राजनीति के बारे में। दूसरा क्या हो सकता है, राजनीतिक दलों के बारे में हो सकता है। कोई कह सकता है कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ, बीजेपी को ना पसंद करता हूँ, कोई कह सकता है मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, कांग्रेस को खारिज करता हूँ। तो विभिन्न दलों के प्रति आपके एटीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं। फिर जो राजनीति में नेता लोग हैं उनको लेके हो सकता है, कुछ लोग नेता को पसंद करते हैं दल की बजाय। इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें नेताओं का महत्व ज्यादा होता है, न कि दलों का या उनके मैनिफेस्टो का, अप्रोच का, उसका महत्व कम हो जाता है। और क्या हो सकता है, एक राजनीतिक प्रणाली को लेकर हो सकता है कि लोकतंत्र आपको पसंद है, डेमोक्रेसी पसंद है, या डिक्टेटरशिप पसंद है, या कोई और सिस्टम पसंद है। फिर राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर हो सकता है। विचारधाराओं में आप कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट, एक तो ये बेसिक तरीका है ही कि वामपंथ और दक्षिण पंथ में से कौन सा आपका रुझान का क्षेत्र है। इसी को अगर आप इंग्लैंड की भाषा में कह देंगे तो एक तरफ लेबर पार्टी, एक तरफ कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव आप कह लीजिए, आपकी अप्रोच कंजर्वेटिव है या प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव या लिबरल कह लीजिए। जो लिबरल व्यक्ति होगा उसकी सामान्य पहचान होगी कि वो नए परिवर्तनों को खुल के स्वीकार करेगा, वो खुश होता है इस बात से। और जो कंजर्वेटिव होता है वो चाहता है यथास्थितिवाद, स्टेटस कोइज्म बना रहे। कंजर्वेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी। जो चाहता है कि जो चल रहा है चलने दो, उसको बदलो मत, जैसा है ठीक है। 4 विवाह करते हैं, करने दो। 3 बार तलाक बोलते हैं, बोलने दो। हलाला करते हैं, करने दो। महिलाएं बुर्का पहनती हैं, पहने दो। हिंदू महिलाएं पर्दा करती हैं, करने दो। तनाव मत लो। धर्म की बात है, क्यों टांग अड़ाते हो भाई। घरों के अंदर पति पत्नी को मारता है, मारने दो। घर की बात है, तुम काहे बीच में आ रहे हो। ये जो टेम्परामेंट है जिन दलों का है, जिन व्यक्तियों का है, वो कंजर्वेटिव है।
और जो कहे कि नहीं परिवर्तन करना चाहिए, वो लिबरल हैं, रेडिकल हैं या डेमोक्रेट्स हैं, वो क्या कहेंगे, नहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक वायलेंस है, उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, मैरिटल रेप भी एक रेप है, उसके विरुद्ध भी कानून होना चाहिए। तो वो उस तरह की बात करेंगे, ये होगा। तो राजनीति से जुड़े हुए किसी भी विषय पर आपके सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्तियों को बोलेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड। इनका प्रभाव या महत्व क्या है? इसका उत्तर सिंपल सा है कि राजनीति का महत्व हमारे जीवन में क्या है। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे सोशल सिस्टम को चलाने के लिए पॉलिटिक्स भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, सोशल सिस्टम भी चाहिए, रिलीजन भी चाहिए, और भी कुछ चीजें होंगी ही, मॉरल सिस्टम भी चाहिए। इन सब में आपकी राय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सिस्टम है? देखो, ये है पॉलिटिकल सिस्टम, ये है सोशल सिस्टम, ये है इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन, मोरालिटी। इन सब में आपकी राय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि सही उत्तर सोसाइटी है, नंबर 2 वाला? ठीक। कितने लोग मानते हैं इकोनॉमिक्स है नंबर 1 पर? बराबर संख्या। कितने लोग मानते हैं पॉलिटिक्स है इसका उत्तर? इसमें सबसे कम लोग हैं। रिलीजन और भी कम, 2 ही लोग हैं। और कौन सा बचा? मोरालिटी, नैतिक व्यवस्था। इसमें फिर भी 10-15 इसलिए कि क्लास उसी की चल रही है, तो थोड़ा उसका सम्मान रखने के लिए आपको लगा हाँ कर देना चाहिए। ठीक, चलिए, इस पर सबका अपना मत है भाई। इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी मानते हैं इकोनॉमिक्स से बड़ा कुछ नहीं है। सोसाइटी या सोशियोलॉजी का विद्यार्थी मानते हैं कि सोसाइटी ना हो तो ढेले भर का ना पॉलिटिक्स ना इकोनॉमिक्स से। बात सही भी है, एक सोशल सिस्टम में सारे सिस्टम चल पाते हैं, ये बात तो सही है। पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा कहने वाले लोग मानते हैं। जैसे एक व्यक्ति था एच.जे. लास्की ने ये बात कही, समझा के कही। लास्की ने ये नहीं कहा कि महत्वपूर्ण है, लास्की ये मान के चल रहे कि महत्वपूर्ण तो है ही, वो बता रहा है क्यों महत्वपूर्ण है, रीजन दे रहा है। फिर रीजन ये है कि एक सिद्धांत है प्लूरलिज्म, बहुलवाद, और प्लूरलिज्म के कई मतलब होते हैं। लास्की ने इसका प्रयोग कई स्तरों पे किया। एक तो उसने कहा देश के बाहर अब बहुत सारे देश हैं, उन सबका अपना अपना महत्व है, और वहां पर अब सिस्टम ऐसा आएगा कि किसी एक देश की धौंस नहीं चलेगी, सब मिलकर सिस्टम चलाएंगे। जब यूएन बना, लीग ऑफ नेशंस बना पहले, उस समय का दौर था। तो उसने कहा कि अब देश के बाहर की दुनिया बहुलवादी हो गई है। लोगों ने कहा बढ़िया बात है भाई, वेरी गुड। फिर उसने कहा देश के अंदर की दुनिया भी बहुलवादी होने की ओर अग्रसर है। इंग्लैंड का आदमी था, 1950 में उसकी मौत हुई, और उसने पूरा वो दौर देखा, 1893 से 1950 के बीच में वो रहा, जिस समय लीग ऑफ नेशंस बना और अमेरिका एक फेडरल कंट्री के रूप में सफल हो चुका था, महत्वपूर्ण हो गया था। और यूरोप में एक, अब इंग्लैंड को छोड़ देंगे, बाकी देशों में जनरली फेडरलिज्म वाला टच ज्यादा दिखता है। तो उसने कहा देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच में बहुलवाद चलता है, एक सत्ता नहीं है, सत्ता के बहुत सारे केंद्र हैं। एक तो दुनिया में सत्ता के बहुत सारे केंद्र हो गए, फिर एक देश के भीतर सत्ता के बहुत सारे केंद्र हो गए, ये प्लूरलिज्म के लेवल से। और फिर कहा सबसे महत्वपूर्ण स्तर यह है कि किसी देश के अंदर की जो सत्ता है या राज्य के अंदर की सत्ता है, उसमें भी सत्ता के बहुत सारे केंद्र हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर एक सत्ता है तो इकोनॉमिक्स भी एक सत्ता है, सोसाइटी भी एक सत्ता है, और ये सारी सत्ताएं एक प्लूरलिस्टिक माहौल में काम करती हैं। इस लेवल पर उसने कहा कि इन सारी सत्ताओं के बीच में संबंध क्या है। और तब उसने कहा ये सारी सत्ताएं ठीक से काम कर सके, इसके लिए जरूरी है कि एक सत्ता ऐसी हो जो इन सबको रेगुलेट कर सकती हो, और ये रेगुलेट करने का कार्य जिस सत्ता के हाथ में है वो पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही तय करती है कि बजट क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करेंगे, कौन सी आर्थिक गतिविधियां अलाउड होंगी, कौन सी गतिविधियां अलाउड नहीं होंगी, सोसाइटी की कौन सी नॉर्म्स को कानून माना जाएगा और किन नॉर्म्स के खिलाफ कानून बनाया जाएगा, ये पॉलिटिक्स तय करती है। और लास्की ने कहा प्रमाण ये है कि बाकी किसी भी सत्ता के पास व्यक्ति को फिजिकल पनिशमेंट देने की शक्ति नहीं है। व्यक्ति को फिजिकल पनिशमेंट देने की शक्ति केवल राज्य के पास है। ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य की शक्ति और राज्य का महत्व बाकी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बात फाइनल है, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स का व्यक्ति, पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति इस बात को जस्टिफाई कैसे करता है कि पॉलिटिक्स बाकी सबकी तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर मामला डेमोक्रेसी का है तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एटीट्यूड्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जनता, जिसको जनार्दन कहते हैं, जनता तय करती है कौन सत्ता में रहेगा, और जनता जो निर्णय करेगी सत्ता में किसी को भेजने का, वो निर्णय कैसे करेगी, अपने एटीट्यूड्स के आधार पर करेगी। इसलिए लोकतंत्र में जनता के पॉलिटिकल एटीट्यूड्स पूरे देश की किस्मत तय करते हैं। अब बात समझ पा रहे हैं? लोकतंत्र में जनता की राजनीतिक अभिवृत्तियां उस देश की किस्मत तय करती हैं। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं, जैसे J.S. मिल को बहुत डाउट था, अरस्तु को बहुत डाउट था डेमोक्रेसी को लेकर। प्लेटो से पूछा गया कि डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम है, प्लेटो ने इतनी गालियां दी डेमोक्रेसी को। वो डेमोक्रेसी का दुश्मन नंबर 1 है दुनिया के इतिहास का, प्लेटो, क्योंकि उसके गुरु सुकरात को लोकतंत्र की पद्धति ने जहर का प्याला पिला दिया था, और उसका मानना था कि हर व्यक्ति बराबर बुद्धिमान नहीं होता, और गधों के हाथ में अगर आप शासन दे देंगे ना तो गधा तंत्र बनेगा, लोकतंत्र नहीं बनेगा। और कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां अगर 51 गधे इकट्ठे हो जाएं तो राष्ट्रगण ढैंचू ढैंचू ही होता है। अगर 51 गधे इकट्ठे हो गए, और गधों की संख्या 51 ही होती है, हंस की संख्या 8-10 से ऊपर नहीं होती है। IQ के लेवल से डिस्ट्रीब्यूशन सब समझ सकते हैं इस बात को।
इसलिए लोकतंत्र में यह खतरा हमेशा होता है कि भीड़ तंत्र बन जाएगा। इसलिए प्लेटो ने उसका विरोध किया। अरस्तु ने मिश्रित संविधान की बात की, जिसमें डेमोक्रेसी का हल्का सा एलिमेंट हो किंतु प्योर डेमोक्रेसी ना हो। जेएस मिल 19th सेंचुरी में वो भी डेमोक्रेसी का समर्थन करते हुए कांप रहा है, कह रहा है कि थोड़ा मिश्रित व्यवस्था हो, प्रतिनिधिमूलक सिस्टम बना देंगे, लेकिन हर व्यक्ति को राइट देना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये बात भी है कि सामान्य बुद्धि वाला भी तो कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं औसत तंत्र, मीडियोक्रेसी। डेमोक्रेसी टेंड्स टू बी मीडियोक्रेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सामान्य बुद्धि के लोग ही सत्ता में आते हैं। जो सबसे समझदार लोग हैं वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं। ये तो कैसे, जैसे मनमोहन सिंह आ गए क्योंकि राहुल छोटा था इसलिए आ गए। अगर राहुल बड़ा होता तो बैरम खां को कौन पूछता उसके बाद? बैरम खां समझ रहे हैं ना? तो मनमोहन सिंह आधुनिक काल के बैरम खां थे क्योंकि राजा छोटा था, अकबर छोटा था, इसलिए डेमोक्रेसी को लेकर रिस्क कुछ लोग फील करते हैं। सबसे अच्छा तर्क अगर आपको देना हो इस मामले में ना, एक व्यक्ति का तर्क है, उसने कहा, उसका नाम मैं अभी तुरंत ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, आएगा तो बताऊंगा आपको उसका नाम क्या था। उसने कहा कि मान लिया कि लोकतंत्र एक खराब मशीन है, मान लो कि वो एक कार है जो खराब हो गई है और आप कार से यात्रा कर रहे हैं, उसमें खराबी आ गई है। विकल्प क्या है? आप कार को ठीक करना चाहेंगे या बैलगाड़ी में जाना चाहेंगे? और लोकतंत्र आज के जमाने की अकेली कार है जो खराब हो जाती है, बाकी बैलगाड़ियां हैं। तो लोकतंत्र तमाम कमियों के बाद भी बाकी सबसे बेहतर सिस्टम है, इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन भय ये होता है कि अगर जनता के एटीट्यूड्स रैशनल ना हो, लॉजिकल ना हो, एक शब्द पता नहीं हमने डिस्कस किया नहीं, जिसको बोलते हैं बहुमत की तानाशाही। और बहुमत की तानाशाही भी उतना ही रिस्की माहौल है जितना रिस्क कोई भी तानाशाही हो सकती है। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक अभिव्यक्तियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्तियों से ही शासन का स्वरूप, शासक का स्वरूप तय होता है और देश का भविष्य तय होता है। अब मान लीजिए कोई पूछे कि भाई डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन तानाशाही की स्थिति में क्या मानेंगे आप? जैसे किम जोंग, यही नाम है ना जोकर का, किम जोंग उन। हाँ, वो चलते हुए भी लगता है कि लुढ़क रहा है और उसको लगता है कि दुनिया उसके भरोसे चल रही है। देखिए कितनी मतलब गलत फहमी लोगों को हो जाती है। अब आपको एक बात बतानी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कौटिल्य ने इस मामले में क्या कहा, बोधा ने क्या कहा, तुलसीदास ने क्या कहा। पहले मैं देखना चाह रहा हूं कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप उन तीनों से बेहतर कहेंगे, क्योंकि वो तीनों आपसे 400-500 साल पहले हो चुके हैं। 500 साल का बेनिफिट आपके पास है चिंतन का। किम जोंग उन चल रहा है क्योंकि जनता चलने दे रही है, या जनता चल रही है क्योंकि किम जोंग उन चलने दे रहा है? इनमें से कौन सी बात सही है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि जनता चल रही है क्योंकि किम जोंग चलने दे रहा है? हाथ खड़ा करें। आवाज तो बहुत जोर से आई थी, हाथ एक को नहीं खड़ा कर रहा आप में से। और किम जोंग चल रहा है क्योंकि जनता चलने दे रही है। बहुत बढ़िया, आपने दिल जीत लिया, एकदम शानदार बात कह दी। अगर किम जोंग उन चल रहा है तो इसलिए चल रहा है कि जनता का पारा अब तक उतना हाई हुआ नहीं है, सुअर की चर्बी नहीं आई अब तक सामने। गांधी जी तो कितने आए, तो क्या लगा गांधी जी को? तो एक इंडिविजुअल से बात नहीं बनेगी वहां, इंडिविजुअल से बात शायद नहीं बनेगी वहां। क्रूर से क्रूर सत्ता को यह पता है कि जिस दिन जनता ने उसकी क्रूरता को झेलने से इनकार कर दिया, उस दिन वो चल नहीं पाएगा। कौटिल्य कह गया। हांगकांग में दोनों चीजें दिख रही हैं, ऐसा क्या है? हांगकांग में तो चीन की सत्ता का विरोध ठीक ठाक हो ही रहना भाई, इसमें क्या दिक्कत है? कौटिल्य ने कहा है, और ठीक यही बात 16th सेंचुरी में यूरोप में, फ्रांस में एक बोधा नाम का आदमी हुआ, जीन बोधा या जिया बोधा बोलते हैं, BODIN, बोर्डिन आप पढ़ेंगे, लेकिन वो फ्रेंच उच्चारण बोधा होता है उसका, जैसे JEAN जीन, लेकिन फ्रांस के लोग जीन नहीं, जिया बोलते हैं, जिया, जिया बोधा, जीन बोर्डिन जिसको हम कहते हैं। वो दोनों एक ही समय में हुए, मतलब तुलसी की बात, तुलसीदास एक कवि है भारत में, और बोर्डिन उस समय वहां फ्रांस में है, एक ही समय है, एक ही आर्गुमेंट है दोनों का। और वो आर्गुमेंट कुछ हजार साल पहले कौटिल्य भेज चुका है, और वो ये है कि राजा जी इस बात का ध्यान रखना कि प्रजा आपके आदेश मानती है, सब मानती है, लेकिन दरअसल आप उसी दिन तक राजा हैं जब तक प्रजा आपको राजा मानने को तैयार है। इसलिए प्रजा को इतना मत सताना कि प्रजा नाराज हो जाए, और जिस दिन प्रजा नाराज होगी, सत्ता तो जाएगी ही, बहुत कुछ और भी जाएगा उस दिन, जान चली जाएगी उस दिन। तो किम जोंग इसलिए किम जोंग है। किम संस्कृत में किम मतलब क्या? किम जोंग कौन है? जोंग, अगर जनता उठ गई ना तो जनता बोले किम जोंग, कुत्र कुत्र जोंग, जोंग कहां गया? क्योंकि जनता का एटीट्यूड अभी ये है कि सह लो, और जिस दिन एटीट्यूड ये बन गया कि नहीं सहना है, कोई किम जोंग, कोई उसकी सरकार, ना उसकी तोपें, ना उसके भूखे कुत्ते रोक पाएंगे सत्ता को बदलने से। इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक अभिवृत्तियां समाज की कैसी हैं, ये तय करती हैं कि समाज का भविष्य, समाज का स्वरूप कैसा होगा। क्या आप इसके बारे में 100 शब्द लिख पाएंगे इसकी तारीफ में? इसका महत्व क्या होता है? चलिए अब आइए, कैसे बनती है राजनीतिक अभिवृत्तियां, कैसे बनती हैं? सारा वही खेल है, कुछ अलग नहीं है। बस एक शब्द बीच बीच में 3-4 बार लिख लिख के अंडरलाइन कर देना, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसका हिंदी अनुवाद क्या होना चाहिए बताइए अपने आप? राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीति के बाद
ठीक है। और अब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है देख के? राजनीतिक सामाजिक कारण। तो जब ये वाले डंडे खराब लग रहे हैं आपको, तो ये डंडा भी उतना ही खराब है। ऐसे नहीं बोलना कि जो डंडा हमने एक्स्ट्रा लगाया वो अच्छा है, आपने जो है वो खराब है, ऐसे नहीं करना है। समाजीकरण, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार बताया था, उसके बाद जो आंसर लिख के भेजते हैं वो डंडा पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है उसमें सर के बाद। समाजीकरण है, ठीक। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हरा कबूतर है बेसिकली कबूतर है जो हरा है, याद आई बात? तो राजनीतिक समाजीकरण बेसिकली क्या है? वो बेसिकली राजनीति का या समाजीकरण है? वह समाजीकरण जो राजनीतिक है। और समाजीकरण क्या होता है? ए सोशल बच्चे को, समाज तटस्थ बच्चे को समाज के तौर तरीकों को सिखाने की सारी प्रक्रिया समाजीकरण है। जब समाज की हर चीज सिखाते हैं तो समाज का एक पक्ष राजनीति भी है, राजनीति भी सिखाते हैं। तो किसी बच्चे के जीवन भर में राजनीति को सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका नाम है राजनीतिक समाजीकरण। ये शब्द बहुत प्रचलित है, हो सकता है इसी पर सवाल ही आ जाए। इस पर जीएस में भी सवाल आ सकता है पेपर 2 में, क्योंकि ये शब्द इतना पॉपुलर है। तो जब भी आपसे पूछें राजनीतिक अभिवृत्तियां कैसे बनती है, खटाक से बड़ा लक्षण राजनीतिक समाजीकरण, अंडरलाइन करना, 1-2 स्टार चांद चुन बनाना उसके आसपास ताकि सुंदर सा दिखे, और फिर उसकी व्याख्या कर देना कि क्या होता है। होता क्या है? किसी बच्चे को जो राजनीति को बिल्कुल नहीं जानता उसको राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ने सिखाने की सारी प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण है। तो अपने आप बताइए, कॉमन सेंस से कहां से शुरू होती है? बच्चा पॉलिटिक्स को सीखना कहां से शुरू करता है? परिवार से सीखता है, सीधी सी बात है। एक तो वो वाली जो परिवार के अंदर की पॉलिटिक्स है, पर अभी उसकी बात नहीं चल रही है। वैसे पॉलिटिक्स परिवार के अंदर होती है क्या? क्या राय है आप लोगों की? एक सच्चे अच्छे पवित्र परिवार के भीतर पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती है? अपने घर की पॉलिटिक्स को समझ पाते हैं? तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आपके घर की पॉलिटिक्स जो है वो तानाशाही के इर्द गिर्द घूमती है, और कितने लोगों के घर की पॉलिटिक्स लोकतंत्र के आसपास घूम रही है? और सबसे सुंदर कॉम्बिनेशन क्या है? जहां दिखता है लोकतंत्र पर होती है तानाशाही। ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो, लोकतांत्रिक आवरण में तानाशाही चल रही है। जहां पेरेंट्स बोलते हैं कि आओ बच्चों आओ मिलकर बात करेंगे, आओ बच्चों आओ, हाँ बेटा देखो बेटा ये विचार आया है, ये सोच रहे हैं, तो मेरा विचार है कि ये कर लेते हैं, बाकी आप लोग बताओ बेटा। और सबको पता है कि जो बताएगा उसको धरेंगे कस के, फिर बोलेंगे नहीं पापा आपने ठीक ही सोचा, पापा ठीक सोचा था मैंने, हाँ पापा ने ठीक सोचा है, हाँ बेटा तुम बताओ, नहीं पापा ठीक सोचा, मैं तो ठीक ही सोचता बेटा, फिर भी लेकिन बोल दो कुछ, और अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होता है कि पापा ने ठीक ही सोचा है। चलिए, असल में सबसे बड़ी बात है कि फैसला अंततः किसका है कई बार समझ नहीं आता है। सबसे ग्रे एरिया यही है कि कई बार ये क्लियर नहीं होता कि फैसला फाइनली इसका था कि उसका था कि पेरेंट्स का था कि गांव का था कि मोहल्ले का था, समझ नहीं आता है, बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। चलो, तो पहली बात परिवार कैसे सिखाता है? देखो, जिन परिवारों में लोग पॉलिटिकल एक्टिव होते हैं ना, उनके छोटे बच्चों को आप देखिए, बच्चे की उम्र 9 साल से कम हो, 13 तक भी चलेगा। आमतौर पर 9, 10, 12, 13 साल तक के बच्चों को पॉलिटिक्स की समझ ऐसी नहीं होती कि वो बहुत स्वतंत्र समझ हो। इस उम्र तक के बच्चों के पॉलिटिकल एटीट्यूड्स लगभग 100% वही होते हैं जो उनके परिवार के होते हैं। थोड़ा सा अंतर स्कूल से आ सकता है, स्कूल की मैम का कुछ और एटीट्यूड है ना, तो मैम तो भगवान है, मैम के सामने ना बाप चलेगा ना माँ चलेगी। लेकिन अगर मैम ने कुछ नहीं बताया है तो पॉलिटिकल एटीट्यूड वही चलेगा जो पेरेंट्स ने बता रखा है। अब दिल्ली में इलेक्शन है ना, अब जहां भी रहते हैं आसपास के टिंगू मिंगू पे ध्यान देना थोड़ा सा, जो रहते हैं टिंगू मिंगू थोड़े से। अब इलेक्शन के समय छोटे टिंगू मिंगू 2-4 क्या करेंगे, टोपी लगा लेंगे आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की लगा लेंगे, और बोलेंगे झालू पे वोट देना, झालू पे वोट देना। अब इधर आप झालू पे वोट देना, आप चिकोटी काटेंगे उससे कमक, आप उसी गाल पे चिकोटी काट देंगे, क्यों वोट देना झालू पे? तो फिर वो उत्तर देगा क्योंकि दालू अरविंद केजरीवाल की है। उसे कुछ नहीं पता, आप पूछेंगे तुझे कैसे पता, तो ले दे के अंत में सार आएगा क्योंकि उसके पापा या मम्मी ऐसा बोलते हैं घर में। वो घर में जो सुनेगा वही उसका एटीट्यूड है, और उसका शौक है सामाजिक होने का, वो प्रचार करना चाह रहा है। उसको वोट अपना देने को नहीं मिल रहा है तो चाह रहा है दूसरों को दिलवा दूं, कम से कम किसी की गोदी में चढ़ के जाऊंगा वोट दिलवाने के लिए, कम से कम कुछ तो ऐसा करूं। तो ये जो बच्चों के एटीट्यूड से बनते हैं परिवार से, इस पर तो सहमति, अभी 3-4 केस स्टडीज लिखवाता हूं आपको। परिवार के बाद स्कूल, और स्कूल अगर किसी खास विचारधारा का है तो वहां से कार्डर बन जाता पूरा का पूरा। अगर किसी खास विचारधारा का स्कूल है तो वहां से बहुत सारे वोटर निकलते हैं 18 के होते ही, आपको बताइए। स्कूल पूरा हुआ, 2000 वोटर बाहर निकले वहां से, एक पार्टी विशेष के, क्योंकि पट्टी पढ़ा दिया 13 साल में, इतनी पट्टी पढ़ाई है कि बच्चा उसी को वोट देता है, उसकी चॉइस वही बन गई है। तो स्कूल साथ में कॉलेज भी कर लीजिए। उसके बाद फिर समाज तो है ही, समाज में किस किस से होता है। इसके बाद मीडिया, विशेष रूप से मीडिया में जो पॉलिटिकल एंगल की चीजें हैं, और कोई चमत्कारी नेता अगर है, तो कोई ऐसा नेता अगर कैरिस्मेटिक पैदा हो गया, जैसे आजकल कई हो गए हैं, आजकल तो कई हैं थोक में कैरिस्मेटिक लीडर्स हमारे देश में, अच्छी बात है, इसका फायदा ही है, कोई खास नुकसान तो नहीं। ये सब चीजें मिलकर बनाती हैं कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक अभिव्यक्तियों का सिलेक्शन किस तरह का होगा। ये सब पर्याप्त है या इसमें एक पक्ष व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी हो सकती है? तो एक तरफ लिखिए उसकी पर्सनैलिटी। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम है तो उसकी ज्यादा संभावना कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स की होगी या प्रोग्रेसिव की होगी? कंजर्वेटिव की होगी। और इसका मतलब राजनीतिक अभिव्यक्तियों के निर्माण में व्यक्ति का व्यक्तित्व और बहुत सारे सामाजिक कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। इन सबके सम्मिलित प्रभाव को बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। अगर किसी का पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे बाकियों का करते हैं। तो परिवर्तन कैसे करेंगे? इसके नीचे लिखो वैसे ही।
वैसे ही मतलब जैसे बाकी का करते हैं, बाकी का कैसे करते थे, ऐसे ही बताओ ना, ध्यान नहीं है? जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन था, बाध्यकारी संपर्क है, फोर्स्ड कांटेक्ट है, किसी पार्टी से नफरत है बच्चे को, उस पार्टी के किसी ग्रुप में 4 दिन छोड़ दीजिए, 4 दिन में रह के आना है। संभावना है कि 4 दिन उनकी बातें सुनकर समझ के उसको शायद एप्रिशिएट करे, हो सकता है। और क्या हो सकता है? हर एक मत लगाना, जैसे भूमिका निभाने से क्या भूमिका निभाएगा, कुछ ऐसी बातें जो उससे जुड़ती हों। और क्या हो सकता है? सोशल जो ग्रुप एफिलिएशन है, यदि इस व्यक्ति का ग्रुप चेंज कर दिया जाए, प्राइमरी ग्रुप का बड़ा महत्व होता है। आमतौर पर प्राइमरी ग्रुप के सब व्यक्तियों का वोटिंग बिहेवियर एक जैसा होता है, तो यदि इसका प्राइमरी ग्रुप चेंज हो जाएगा तो संभावना है कि इसका पॉलिटिकल एटीट्यूड या इंक्लिनेशन भी चेंज हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा? भूमिका परिवर्तन, मतलब भूमिका परिवर्तन इस सेंस में हो सकता है कि वो किसी सोशल रोल में था, वहां गया तो वहां चेंज हुआ, इस तरह कहना चाह रहे हैं? हाँ, वहां उसको फायदा मिलने लगेगा, किसी पार्टी में था, उसका नेता वेता बन गया तो उसको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, हो गया, काफी। कुल मिला के 50 शब्द लिख लेंगे ना, कैसे चेंज होता है, बस जैसे बाकी सब होते हैं वैसे ही भी होते हैं। अब जल्दी से 3-4 केस स्टडीज मैंने लिखवाई थी, एक सब नोट कर लीजिए जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बारे में है। लिखिए, पहला, मैकक्लॉस्की, याद आ रहा है आदमी? आप लोग जिस भाव से देख रहे लग रहा है जीवन में कभी नहीं सुना है, क्योंकि 2 दिन पहले लिखवाया आपको मैंने। मैकक्लॉस्की, क्या रिसर्च थी इसकी? मैकक्लॉस्की, ऐसा कर ले, मैकक्लॉस्की है, या तो 2 का लगा लीजिए, इतना कौन पूछता है, कुछ भी लिख लीजिए। मैकक्लॉस्की, रिसर्च है 1958 की। एक वाक्य में लिखिए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कम है, बुद्धि लब्धि क्या होती है? आईक्यू, सिंपल आईक्यू लिखो ना, क्यों ऐसी विदेशी भाषा लिखते हो? जिन व्यक्तियों का आईक्यू कम है वे प्रायः रूढ़िवादी राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरी भी आपको मैंने लिखवाई थी, उसमें एल्डरवेल्ड और डोज 2 लोग थे। मतलब ये सब तो गहने हैं, कहीं अपने उत्तर में एक आध जगह चमका के आ जाइएगा, बप्पी लाइट मत बनिएगा कि गहने गहने दिख रहे हैं, आदमी दिख नहीं रहा तो आंसर के बीच में आएंगे तो ठीक है, अगर आंसर बीच बीच में आएगा तब ठीक नहीं है। तो हाँ, एल्डरवेल्ड एंड डॉज, इनकी जो रिसर्च है वो कब की थी? 1954 की। और इसमें एक ही बात थी कि जब फेस टू फेस इंटरेक्शन हुई तो 75% व्यक्तियों का पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हुआ। याद आया कुछ? 1 to 1 या फेस टू फेस, जब किसी व्यक्ति ने सामने बैठकर लोगों की राजनीतिक अभिवृत्तियां बदलने का प्रयास किया तो रिजल्ट 75% था, जबकि मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से रिजल्ट 19% था। तीसरे में 3 लोग हैं, कितने नाम आप याद करेंगे? एक का नाम है कैंप बेल, एक से ही काम चला लो या 3 का नाम बताऊं? बता दो, लिख लो। कैम्बेल, दूसरा है ग्यूरिन, GURIN, और तीसरा है मिलर। ये भी 1954 की ही स्टडी है, 1954। इनका यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों की राजनीतिक अभिव्यक्तियों में बहुत ऊंचा सह संबंध होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों की राजनीतिक अभिवृत्तियों में बहुत ऊंचा सह संबंध होता है। प्राथमिक समूह में कौन कौन आ जाएगा? तो ब्रैकेट में लिख लो, परिवार, मित्र समूह, मुख्य रूप से ये 2 हैं, परिवार और मित्र समूह। इसी साल 3 और लोग भी खाली थे, उन्होंने भी रिसर्च कर लिया और उसमें निष्कर्ष निकाला कि सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। और 3 नाम लिखोगे? कोई भी 3 चला लो, बताऊं? पक्का? पहला है बारेल्सन, BARELSON, बारेल्सन। दूसरा है लेजर्सफेल्ड, LAZARSFELD, लेजर्सफेल्ड। और तीसरा मैकफी, MCPHEE, मैकफी, 1954। और इसका दावा है कि राजनीतिक अभिवृत्तियों के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। तो जब आप कोई बात कहें ना, बीच में जिक्र कर दें, जैसे कि मैकफी ने 1954 के शोध में पाया, ऐसे करके। ये बीच बीच में आएंगे तो अच्छा लगेगा, अलग से चिपके हुए अच्छे नहीं लगेंगे, बीच बीच में कोट कीजिए इनको बस। ठीक है, तो अब जाइए, कल इसको पूरा करेंगे टॉपिक को।